हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स का एक पूरा 25 घंटे का वीडियो और 15 घंटे का वीडियो देखा, आप लोगों को उससे काफ़ी हेल्प मिला होगा। उसी तरह का दोस्तों मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक 15 घंटे का ये वीडियो बना रहा हूँ। 15 घंटे मतलब इसमें कई पार्ट में होंगे। तो इस पूरे जो ये हमारा पूरी सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर आप इस पूरे सीरीज को अच्छे से वॉच कर लोगे तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं गारंटी लेके कहता हूं कि आप लोग नीट और जेई मेंस एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% स्कोर कर जाओगे। पेपर का लेवल चाहे जैसा हो, ठीक है ना, पेपर का लेवल चाहे जैसा आए, आप लोग 100% स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरी इस पूरे सीरीज को अच्छे से वॉच करते हो। देखिए, इस कोर्स की जो प्राइस है वो मैंने बहुत कम रखी है ताकि बच्चा बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। मात्र 299 है ना, मात्र 299 रुपीज़ रखा है। और इसमें आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर मिलेगा और इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पीडीएफ है वो पूरा मिलेगा। इसके साथ साथ मैंने इसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको क्या करना है, जो मैं आपको मैं फ्री में इसमें पीडीएफ दिया हूँ ना, इसी के साथ आपको फ्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप उस पीडीएफ को अच्छे से वॉच कर लोगे, देख लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। ठीक है, तो आपको 299 में सब कुछ मिल रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर मिल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीडीएफ मिल रहा है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी पीडीएफ आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले देखो डेमो के फॉर्म में स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग इसको मान के चलते हैं। इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, एल्किल हैलाइड होगा, एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एमीन्स होगा, ठीक है, पॉलीमर होगा, कार्बोहाइड्रेट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% स्कोर करो। बहुत स्कोरिंग होता है और ये आपका टाइम सेविंग होता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन आता रहेगा तो आप जल्दी से विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही आप टिक कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको ये पूरा डेमो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमारा ये पूरा कोर्स रन करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो दोस्तों देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा क्रैश कोर्स की तरह, ठीक है ना, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे मान लीजिए कि सीसी बॉन्ड हो गया, सीसीएल बॉन्ड हो गया, ठीक है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हो गया, आप कोई भी बॉन्ड ले लो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन और क्लोरीन है, तो क्या यहाँ पे जो क्लोरीन होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सीएल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो किधर होगा, सीएल की तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ होगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसमें मेनली 4 इफेक्ट पढ़ेंगे, वैसे 3 ही इफेक्ट मेनली पढ़ा है, बस पढ़ेंगे चारों। एक हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि छोटा सा है 2 मिनट का, उसको भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, हम लोग इसके बारे में भी पूरा डिस्कस करेंगे और ये हाइपर कंजुगेशन के बारे में भी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो इंडक्टिव में कैसे होगा, इलेक्ट्रोमेरिक में कैसे होगा, रेजोनेंस में कैसे होगा और हाइपर कंजुगेशन में कैसे होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो पोलराइजेशन के कारण होता है। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है, पोलराइजेशन के कारण हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि अगर 2 एटम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कार्बन ले लिया और नाइट्रोजन ले लिया, अगर इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो अगर याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो यानी कि ये पोलर होगा, और पोलर होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब याद रखिएगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को, मतलब आपको पता होगा कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करेगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसकी तरफ ज्यादा होंगे, किसके साइड चले जाएंगे, नाइट्रोजन के साइड चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यार एक बात बताओ,
जैसे यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस, मतलब कहने का ये है, जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, यहाँ पे लिख दिया CH2 और यहाँ पे लिख दिया CH3, ठीक है। अब बताओ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा क्या इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा? सिंपल सी बात है यार, है ना। अगर ये देखो इसका इसका अगर इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को पुल, ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है ना, पुल कर रहा है अपनी तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से ज्यादा है, और कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा, है ना। ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये कार्बन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा? बिल्कुल, है ना। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओगे प्लस आई क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक है। या इंडक्टिव इफेक्ट क्या जो वैल्यू, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्लस आई कुछ ज्यादा होगा, है ना, यहाँ पे कुछ और कम, यहाँ पे कुछ और कम, इस तरह से आप देख सकते हो सारी चीजों को। क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कार्बोकेटायन ले लिया, ठीक है, ये कार्बोकेटायन ले लिया और मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि CH2 लिखा और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया। मैंने एक कार्बोकेटायन और लिखा CH2 प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा CH2, एक CH2 और लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको Cl लिख दिया। अब बताओ Cl तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बता सकते हो कौन सा Cl किस Cl की ज्यादा होगी? बताओ किस Cl का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा? क्या इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा क्योंकि ये कार्बोकेटायन के ज्यादा पास में है, ये तो कार्बोकेटायन से ज्यादा दूर है, इसका मतलब इस Cl का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो एक बात और याद रखिएगा, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट का मतलब होता है कि अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर उनके बीच में, एटम के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, अगर ये पोलर है, तो याद रखिएगा ये हमेशा परमानेंट, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव होगा ही होगा। और ये कैसा इफेक्ट होता है? परमानेंट इफेक्ट होता है। समझ में आ गया? मेरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, याद रखिएगा ये किसी पाई बॉन्ड में नहीं होता है, ये हमेशा और हमेशा केवल किस में होता है? सिग्मा बॉन्ड में ही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको सारा एग्जांपल दिखा, सब में देखो सिग्मा बॉन्ड में हो ही रहा था ना। उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन सिंगल डायरेक्शन। मैंने बताया था जो पोलराइजेशन होगा वो एक सिंगल डायरेक्शन में होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने स्कूल में या कोचिंग में कहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये सारी चीजें याद करवाई जाती होंगी। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, याद आप लोग बस कुछ मत करिए। मैं आपको यही बोलूंगा, याद कुछ मत करिए, आप बस प्लस आई इफेक्ट को याद कर लीजिए, माइनस आई इफेक्ट आपको अपने आप याद हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे सर? सुनो, याद रखिएगा क्या, जितने भी एल्किल ग्रुप वाले होते हैं, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, तो जितने भी एथिल, मेथिल, प्रोपिल इस तरह से ग्रुप होते हैं ना, याद रखना ये हमेशा कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जितने भी एल्किल ग्रुप, जैसे आप 3 CH3 लगा दो, 2 CH3 लगा दो, 1 CH3 लगा दो, तो CH3 अगर कहीं भी आपको दिख जाए तो तुरंत आप समझ लीजिएगा कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो यही आपको दिखेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये समझ में आ गया? और एक बात याद रखिएगा, जितना ज्यादा CH3 होगा उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा CH3 होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पुश करेगा, उतना इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी कि इसकी प्लस आई इफेक्ट उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे 3 CH3 थे तो इनका प्लस ज्यादा था, यहाँ पे 2 CH3, यहाँ पे प्लस, इतना आ गया आपको। देखो ये क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ना, क्योंकि अब टाइम नहीं है ना। मतलब क्रैश कोर्स मतलब क्या होता है कि आपसे सारा क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इस तरह से पढ़ना है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे वैसे चीजों को याद करना है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो CH2 पे निगेटिव चार्ज होती है, ये भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? देगा, है ना, पुश करेगा, तो ये इसका भी ज्यादा होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो NH- का माइनस प्लस आई थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि आपको पता होगा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर हम कार्बन से कंपेयर करें तो कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा। अब यह इलेक्ट्रॉन को जब दे ही नहीं रहा है तो यानी कि क्या इसका प्लस आई इफेक्ट कम हो जाएगा कार्बन के कंपेयर में, इसीलिए इसका, है ना। उसी प्रकार ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होगा, तो यानी ये भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देना चाहेगा, यानी कि इसका भी जो इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। वैसे किसी क्वेश्चन में आपको इसका यूज तो नहीं मिलेगा, बट मैं आपको
आपको बोलूंगा याद कर लेना, क्या पता यही आपको तीनों दे दे और आपसे ऑर्डर पूछ लेगा किसका प्लस आई ज्यादा होगा किसका कम। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा CH2 माइनस का होगा, मैंने आपको रीजन बता दिया। उसके बाद NH माइनस का होगा, उसके बाद O माइनस का होगा, ठीक है। उसके बाद CaO आ जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक तो हो सकता है डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बना दे, दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा आपको कभी भी क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें याद रखिएगा केवल जितना ज्यादा CH3 ग्रुप होगा, एथिल मेथिल प्रोपिल इस तरह से जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं ना, वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बताइए यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों कि एल्किल ग्रुप के अलावा आपको दुनिया में कोई भी ग्रुप दिख जाए, देखो एल्किल का मतलब ये जितने ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, इसमें देखो एथिल मेथिल सब कुछ है ना, तो एल्किल ग्रुप को छोड़ दो, बाकी ये 2-3 ग्रुप जो मैंने और लिखवाए थे इनको छोड़ दो। इनके अलावा दुनिया में जो भी ग्रुप आप लोग जानते हो, जैसे आप लोग किसके फ्लोरीन क्लोरीन मतलब हेलोजन जानते हो, CHO मतलब एल्डिहाइड जानते हो, COH मतलब एसिड जानते हो, COR जानते हो ना, ये सारे ग्रुप जितने भी आप लोग पढ़े हैं आज तक, है ना, वो सारे क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। ये याद करने का बेस्ट तरीका है। मैं तो ऐसे बताता हूं कि देखो एल्किल ग्रुप सारे प्लस आई ले लो, उनके अलावा कुछ भी आ जाए ना वो सारे माइनस आई इफेक्ट होते हैं, ठीक है। हाँ आप चाहो तो 2-4 को ऑर्डर याद कर लेना, क्या पता आपसे पूछ ले, एक लाइन बस इतना याद कर लेना है ना, ये लाइन याद कर लेना, अगर आपसे माइनस आई में कभी कुछ ऑर्डर अगर बनाएगा क्वेश्चन में तो बस यहीं से बनाएगा। तो सबसे ज्यादा NF3 का होगा, फिर NR3 का होगा, फिर NH3 का होगा, फिर NO2 का होगा, फिर CN का होगा, फिर CHO का होगा। तो मैं आपसे बोलूंगा कि इतना यहाँ तक का पूरा ऑर्डर आप याद कर लेना ऊपर वाले का। बाकी आप देख सकते हो हाइड्रोजन, यहाँ लास्ट में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, उसके बाद यहाँ से आपका कौन स्टार्ट हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो हम लोगों ने आगे वहां पे डिस्कस किया था, ठीक है ना। बताओ सबको क्लियर है क्या, चलिए। और ट्राइटियम का याद रखिएगा, ड्यूटीरियम से, ड्यूटीरियम का हाइड्रोजन से प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। चलिए आगे के डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत अगर आपको जानना है माइनस आई इफेक्ट के बारे में तो याद रखिएगा माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है या परसेंटेज एस कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि सिंपल सी बात है यार, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा पुल करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि CH2, मैंने यहाँ पे CH2 प्लस लिख लिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिख लिया, मैंने यहाँ पे CH2 प्लस लिख लिया, मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिख लिया। बताओ किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा। अब देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यानी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, और ज्यादा पुल करेगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में, Cl के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, या परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर भी तो डिसाइड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। बताओ जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। मेरी बात क्लियर है। जैसे देखो यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है। चलो बताओ यहाँ पर तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है ना। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है यानी कि इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के आप डायरेक्ट माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बता सकते हो, क्योंकि उसका पुल करने का इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को। क्लियर हो गया, चलो। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है यानी कि यहाँ पे जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 आएगा, और यहाँ पे देखो C ट्रिपल बॉन्ड C है तो यहाँ पे एक सिग्मा यहाँ, तो यहाँ पे जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp आएगा। आपको पता होना चाहिए sp है, sp2 है, और यहाँ पे निकालोगे तो ये भी sp2 आएगा, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताओ तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा s कैरेक्टर, आपको पता होगा sp में s कैरेक्टर कितना होता है, 50% होता है, sp2 में कितना होता है, 33.33% होता है, और इसमें भी 33 होगा, 33.33% होगा। अब सीधी सी बात है यार, 50% वाले का 33 से ज्यादा होगा, यानी कि इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा इसमें अगर आपको देखना हो ना, अगर आपको इसमें देखना हो तो देखो इसमें ज्यादा sp2 है, तो जितने ज्यादा sp2 होंगे, मतलब यहाँ पे देखो एक ही sp2 है, इसमें कई सारे sp2 है ना, तो जितने ज्यादा sp2 होंगे उतना ही उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, तो मोर sp2 है इसलिए इसका माइनस आई क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, OH है, NH2 है, तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, OH का माइनस आई कम है, NH2 का माइनस आई सबसे कम है, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद OH आ जाएगा, और उसके बाद आपका NH2 आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। मैं आपसे बोलूंगा ये याद कर लेना, ठीक है ना। वैसे याद तो आपको सारी चीजें हैं, बस आपको एक लाइन इसमें याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन से ज्यादा किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, सिंपल सी बात है। उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके
बाद याद रखिएगा नाइट्रोजन की नहीं होती है। आप लोग हमेशा ये सोचते हो ना सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ठीक है, मैं मानता हूँ फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की भी होगी या, लेकिन याद रखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी आता है। कौन आता है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका यस करेक्टर ज्यादा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी ज्यादा होती है। मतलब ऑक्सीजन के बाद यही आता है। नाइट्रोजन अगर आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके बाद आपका नाइट्रोजन आएगा sp3, उसके बाद कार्बन आएगा sp2, उसके बाद कार्बन आएगा sp3 आएगा। ठीक है ना। जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, ये दिखाओ क्या ये चलो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिख दिया, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, या चलो यहाँ पे HF लिख लिया, यहाँ पे H2O लिख लिया, और यहाँ पे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ भी H कर दिया। उसके बाद नाइट्रोजन sp3 का मतलब यहाँ पे मैंने अमोनिया लिख दिया। ठीक है, बताओ सही लिख रहा हूँ। उसके बाद कार्बन sp2 का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया। उसके बाद कार्बन sp3 का मतलब CH3 और यहाँ पे CH3 लिख दिया। बताओ सिंपल सा है। अगर आप लिखना चाहोगे तो बिल्कुल ऐसे लिखोगे, जो यहाँ पे ये लिखा है इसको ऐसे लिख लोगे, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में ऑर्डर लिखवाया था NF3 ग्रेटर देन NR3 ग्रेटर देन NH3, है ना। देखो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है नीट में या फिर जेईई मेंस में। ठीक है, कि किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है NF3 का। सिंपल सी बात है, तीन तीन फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब बात करते हैं NR3 में और NH3 में। तो NR3 और NH3 में अगर आप लोग को देखना हो तो किसका होगा? आप बोलोगे सर R तो एल्किल ग्रुप है, ये तो माइनस आई इफेक्ट को कम करेगा, फिर यहाँ पे ज्यादा क्यों हो गया? तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया कि नहीं? यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, लेकिन मैं आपको इसका रीजन भी देता हूँ। कोई भी एक्सेप्शन होता है उसका रीजन होता है, और मैं आपको रीजन भी देता चलूंगा। ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब बात करते हैं कि NR3 में R तो एल्किल ग्रुप था, इसका तो यार प्लस आई ज्यादा होता है, तो इसका माइनस आई आप इससे क्यों ज्यादा कर दिए? हाइड्रोजन से NH3 से ज्यादा क्यों कर दिए? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है। देखो NR3 में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे R मतलब क्या होता है? एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फ्लोरीन वाले का तो सबसे ज्यादा होगा, ये तो नंबर 1 पे रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है सुनिएगा। आर क्या है? एल्किल ग्रुप है, और ये बल्की ग्रुप है। अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर करोगे तो ये बल्की होगा, क्योंकि इसमें मेथिल एथिल कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, ये बल्की होगा तो क्या इनके बीच में रिपल्सन होगा? और अगर इनके बीच में रिपल्सन होगा तो क्या इनका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? ड्यू टू रिपल्सन। और याद रखिएगा, ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है उसका परसेंटेज एस करेक्टर भी उतना ही ज्यादा होता है। मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं? इसलिए इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने के कारण इसका माइनस आई इफेक्ट NH3+ से क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर आप लोगों ने आज तक ये रीजन नहीं जाना तो आज जान लीजिए, काफी आसान है। क्लियर हो गया? तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया था, ये वाला। ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बेनियन और फ्री रेडिकल में कुछ, क्योंकि हम लोग जीओसी में जो कुछ ही पढ़ेंगे उसमें कार्बोकेटायन आएगा, कार्बेनियन आएगा, फ्री रेडिकल आएगा, ये सब क्या होते हैं थोड़ा बहुत आप सीख लो। कार्बोकेटायन का मतलब होता है कि जिस पर प्लस चार्ज हो। सिंपल सी बात है, जिस पर प्लस चार्ज होगा वो कार्बोकेटायन होगा, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा वो आपका कार्बेनियन होगा, और जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा वो आपका न्यूट्रल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखो CH3+, ये कार्बोकेटायन होगा, CH3- ये आपका कार्बेनियन होगा, और CH3 पर एक रेडिकल मतलब एक लगा दो तो इसको क्या बोलेंगे? CH3 रेडिकल। चलिए आप कुछ चीज बताइए, क्या CH3+ एक इलेक्ट्रोफाइल होगा? बिल्कुल, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि ये क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अच्छा, CH3- तो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, किसी को भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल होगा। और CH3 रेडिकल क्या होगा? याद रखिएगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्यों? क्योंकि CH3 रेडिकल का मतलब होता है कार्बन के पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × 2 6 +1 कर दोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, यानी कि ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर हो गया होगा आप लोग को? अब देखो आगे, अब देखो ये ल्यूइस एसिड होगा। ल्यूइस एसिड का डिफिनेशन क्या होता है? वही फिर से चीज है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ल्यूइस एसिड, यानी कि ये CH3+ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी कि क्या होगा? ल्यूइस एसिड होगा।
CH3 माइनस लोन पेयर को दे सकता है, यानी कि ये लीव्स बेस होगा। और CH3 रेडिकल क्या होगा, क्रॉस होगा, मतलब ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। क्लियर हो गया। चलिए बाकी अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो CH3 प्लस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, देख के बताइए। CH3 प्लस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो इसमें केवल 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप CH3 माइनस को देखोगे, तो देखो CH3 माइनस में कितने सिग्मा है, थोड़ा आप लोग काउंट कर लीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो यानी कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, और 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के लिए क्या होगा, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको CH3 रेडिकल के बारे में देखना हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। CH3 और यहाँ पे रेडिकल है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा, इसको तो लोन पेयर बोलेंगे नहीं, यानी कि केवल 3 सिग्मा है, यानी कि केवल sp2 होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया सबको। चलो बाकी शेप वेप देख लो। अगर 3 सिग्मा 0 लोन पेयर होता है, तो जो शेप होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक हो गया। और बाकी 3 सिग्मा अगर 1 लोन पेयर, यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर होता है, जिसका जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है, और यहाँ पे केवल 3 सिग्मा है, तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। क्लियर हो गया। बाकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। CH3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। CH3 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और CH3 रेडिकल में 3 तो हाइड्रोजन है, तो मतलब 6 और एक रेडिकल मतलब 7, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये हेट्रोलिसिस होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो हेट्रोलिसिस का मतलब होगा कि जब कोई भी बॉन्ड, जैसे मान लीजिए कि CCl है, ठीक है, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव आएगा, इसको बोलते हैं क्या, हेट्रोलिसिस। अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप किसी बॉन्ड को ब्रेक कर दो और एक पे अगर प्लस आए, दूसरे पे अगर माइनस चार्ज आए, एक एटम पे प्लस आए, दूसरे एटम पे माइनस आए, तो हम लोग उस बॉन्ड फिजन को बोलते हैं हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन। तो चाहे कार्बोकेटायन हो चाहे कार्बोनियन हो, दोनों में ही कैसा होगा, हेट्रोलिसिस होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, होमोलिसिस का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वुड्स रिएक्शन, ऐसे कोल्बे रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने CH बॉन्ड है, अगर इस पे आप सनलाइट देते हो तो क्या भाई, फ्री रेडिकल बनता है, मतलब कार्बन रेडिकल, और यहाँ से H रेडिकल बनता है। ऐसा कुछ पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने, मतलब उसमें Cl2 होता है, Cl होता है, तो Cl2 पे जब आप H लाइट डालोगे तो क्या बनता है, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बनता है, ऐसा कुछ बनता है। मतलब रेडिकल बनने का मतलब क्या होता है कि होमोलिसिस बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको सारी कॉन्सेप्ट बता दी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ठीक है, क्रैश कोर्स सही लग रहा है ना। ठीक है, तो अगर आप लोग इसी तरह से पूरा क्रैश कोर्स देखना चाहते हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाके उसको बाई कर लो। मात्र 299 है यार, 299 कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, क्योंकि आप पूरी इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे हो और आपसे क्वेश्चन भी काफी अच्छे से पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात करते हैं कार्बोकेटायन और कार्बोनियन की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये देखो कार्बोकेटायन का मतलब क्या होगा, प्लस चार्ज। तो याद रखिएगा कार्बोकेटायन का मतलब प्लस चार्ज। कभी भी आपको प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी हो तो प्लस आई इफेक्ट, जितना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि आप लोगों ने प्लस आई इफेक्ट पढ़ लिया, माइनस आई इफेक्ट पढ़ लिया, तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर आपको कार्बोनियन की स्टेबिलिटी देखनी है तो जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उसके कार्बोनियन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है ना, बताओ सभी लोग। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, CH3 प्लस है, RCH2 प्लस है, RCHR है, RCl ये लिखा हुआ है, आपको बताना है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। अभी हम लोग हाइपर कंजुगेशन या ऐसा कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चलो बस आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये बताओ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप होगा, मतलब मेथिल एथिल कुछ भी, मतलब बाद में देखेंगे हाइपर कंजुगेशन फिलहाल, क्योंकि उसमें चेंज हो जाता है थोड़ा, बट ये अभी याद रखिएगा जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप उसका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर उसके बाद इसमें 2 एल्किल ग्रुप है, उसके बाद इसमें तो एक ही है, तो इस तरह से आपका ये ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात देखेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ हाइपर कंजुगेशन की। इंडक्टिव समझ में आ गया सभी लोग, बताओ। अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, तो बताऊंगा मैं आपको और सारी चीजें क्वेश्चन करा के, बट इंडक्टिव के बारे में आइडिया मिल गया ना, कौन क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन के बारे में। तो हाइपर कंजुगेशन भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मैं आपको अभी इसका ट्रिक बता दूंगा तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। देखो हाइपर कंजुगेशन को और भी कई नाम से जानते हैं, तो आप इसका नाम याद रखिएगा। एक बोलते हैं बेकर नॉर्थन इफेक्ट, दूसरा बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, और या तो इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, रेजोनेंस है, लेकिन कैसा रेजोनेंस है, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। आप पहली बार मतलब पहले पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अदरवाइज पहली बार सुन रहे होंगे कि रेजोनेंस सिग्मा बॉन्ड में हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा अभी।
एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्या करता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है, कार्बोकेटायन की और फ्री रेडिकल, इन तीनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। समझ में आ रहा है कैसे करता है, अभी बताता हूँ। हाइपर कंजुगेशन इज डिफाइंड एज द सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन विद एडजेसेंट एटम पी ऑर्बिटल, है ना। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले एक ट्रिक बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद रखोगे। ट्रिक ये है कि हाइपर कंजुगेशन हमेशा या तो एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी में, या फिर आपको एल्कीन हो गया, या फिर कार्बोकेटायन हो गया, या फिर फ्री रेडिकल, इन तीनों में हमेशा हाइपर कंजुगेशन होता है। पहली बात इतना याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अगर एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, और अगर कार्बोकेटायन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और अगर फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो याद रखिएगा ये हाइपर कंजुगेशन शो करेंगे करेंगे करेंगे। बस आपको इतना ही जानना है, कंजुगेशन में केवल इतना ही जानना है, क्या, कि अगर एल्कीन के पास या कार्बोकेटायन के पास या फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो याद रखिएगा वो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन में आप सोच रहे होंगे सर होता क्या है, ये तो बता दीजिए, कैसे ये रेजोनेंस होता है। तो देखो कुछ नहीं होता है, इसमें मेन रोल होता है अल्फा हाइड्रोजन का। जैसे मैं अगर एल्कीन लिखूं, एल्कीन, या आप कुछ भी ले लो, चलो मैं एल्कीन ले लेता हूं, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी है, और यहाँ पे देखो चलिए इसके पास मान लेते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब एल्कीन का जो फॉर्मूला होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये पूरा इसका फॉर्मूला हो गया, इस तरह से मैंने लिख दिया। ये बात बताओ, क्या जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है, इसमें क्या होता है कि जो आपका अल्फा हाइड्रोजन का जो CH बॉन्ड होता है ना, याद रखिएगा अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, अल्फा हाइड्रोजन का जो CH बॉन्ड है यही ब्रेक होगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये चले जाते हैं इस कार्बन के पास। इस कार्बन में वैकेंट ऑर्बिटल होगा। आप बोलोगे सर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, आप तो यही बोलोगे ना सर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें कहाँ आप वैकेंट ऑर्बिटल दिखा रहे हो। तो याद रखिएगा वैकेंट ऑर्बिटल केवल बॉन्डिंग में भी नहीं होती है, एंटी बॉन्डिंग में भी होती है। आप लोगों ने पढ़ा है पाई पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग, है ना, सिग्मा 2 पाई एंटी बॉन्डिंग, याद है, पाई 2p/z, याद है, सब कुछ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो ना, उसमें सिग्मा बॉन्डिंग भी होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, पाई बॉन्डिंग भी होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग भी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये बॉन्डिंग वाले का नहीं है, इसमें क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, है ना, इसमें एंटी बॉन्डिंग का वैकेंट ऑर्बिटल होता है, जिसमें ये CH बॉन्ड क्या करता है, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करते हैं, कॉन्जुगेशन करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि CH का सिग्मा बॉन्ड, देखिएगा CH का सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे P है ना, यहाँ पे कौन सा P, तो जो भी यहाँ पे P होगा वो जो वैकेंट होगा, है ना, एंटी बॉन्डिंग वाला, दोनों में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा P कॉन्जुगेशन होता है। मुझे लगता है कि आपको अब हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गया है। तो 2-3 चीजें बस आपको याद रखना है कि इसमें सिग्मा P कॉन्जुगेशन होता है, सिग्मा आपका फील्ड होता है, P आपका वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो सिग्मा के दोनों इलेक्ट्रॉन P में चले जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बट कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा, है ना। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा तो क्या देगा, इंडक्टिव देगा। मैंने बताया था ना, दुनिया में कोई भी ग्रुप होगा उसमें परमानेंट डिफेक्ट होता है कौन, आपका इंडक्टिव। तो इंडक्टिव तो होगा ही होगा, कोई भी ग्रुप होगा इंडक्टिव होगा ही होगा। अब आप बोलोगे सर तो CH3, तब आप बोलोगे क्या कि सर CH3 है, CH3 फिर तो यार प्लस I भी आपने बताया था, और यहाँ आपने बता दिया कि प्लस H भी लगा रहा है, मतलब हाइपर कंजुगेशन भी लगा रहा है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्लस H और माइनस H को कैसे आप अलग अलग कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो ये प्लस I भी शो करता है और प्लस H भी शो करता है। अब आप बोलोगे सर किसको डोमिनेट मानेंगे, तो अभी मैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। बट यहाँ पे जो CH3 है इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए प्लस H भी शो करेगा, और ये प्लस I पहले से तो शो कर ही रहा था। क्लियर हो गया। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। ये देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि कैसे CH बॉन्ड पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, और इसमें CH बॉन्ड ही ब्रेक होता है, इस तरह से होता है आपका, ठीक है। एक बात इसमें जो आपको जाननी है, ये याद रखिएगा, हम लोगों ने हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने इंडक्टिव भी पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, इंडक्टिव। अभी हम लोग को एक इफेक्ट और इंपॉर्टेंट वाला पढ़ना है, जो कि रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक भी बोल सकते हो उसको, रेजोनेंस हो गया, ठीक है, रेजोनेंस वाला हो गया। आप याद रखिएगा, अगर तीनों में अगर कोई ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें तीनों ही इफेक्ट शो कर रहे हो, मतलब इंडक्टिव भी हो, हाइपर कंजुगेशन भी हो, और आपका रेजोनेंस भी हो, तब आप क्या करोगे, इसको ध्यान से सुनना। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस अगर कहीं पे हो रहा है तो आप हाइपर को और इंडक्टिव को भूल जाओ। जैसे घर में एक दादाजी होते हैं, बताओ, दादाजी होते हैं,
है ना। एक पापा होते हैं और एक मान लीजिए आप लोगों, चलिए मैं बेटा लिख देता हूँ, ठीक है। तीनों लोग होते हैं ना, दादाजी होते हैं, पापा होते हैं, बेटा, मतलब सब कुछ होते हैं। बताओ घर में सबसे ज्यादा, मतलब अगर एक आइडियल फैमिली है मान लीजिए, तो सबसे ज्यादा किसकी चलनी चाहिए बताओ? क्या दादा का सबसे ज्यादा चलना चाहिए? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है दादा का, फिर पापा का, फिर बेटा का। वैसे ही याद रखिएगा, जो रेजोनेंस होता है ना, ये दादाजी है। मतलब अगर रेजोनेंस कहीं पे आ रहा है तो आप हाइपर को और इंडक्टिव को दोनों को भूल जाओ, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका हाइपर कंजुगेशन आता है। क्या आता है? हाइपर कंजुगेशन। और उसके बाद आपका आता है इंडक्टिव इफेक्ट आता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये मतलब क्या हो जाएंगे, दादाजी। तो रेजोनेंस हो रहा है तो आप हाइपर को और इंडक्टिव को भूल जाइए। और अगर मान लीजिए कि रेजोनेंस नहीं है, अगर मान लीजिए कि हाइपर हो रहा है, तो आप इंडक्टिव को भूल जाइए, क्योंकि इंडक्टिव तो होगा ही होगा। हाइपर होगा या नहीं होगा वो तो अल्फा हाइड्रोजन बताएगा। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बस आपको ये सारी चीजें याद रखना है। और इंडक्टिव जो है इसका बहुत कम होता है। अगर कुछ भी नहीं है, मान लीजिए हाइपर भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, तब आप कौन सा इफेक्ट यहाँ पे देखोगे? इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अच्छा, एक बात और आप सोच रहे होंगे, सर जैसे आपने इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई बताया था, इसमें भी बता दीजिए। चलो बता देते हैं। हाइपर कंजुगेशन में एक आपका होता है प्लस एच, और दूसरा होता है आपका माइनस एच होता है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि प्लस एच होगा या फिर माइनस एच होगा? चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब समझ गए कि अगर एल्कीन के साथ कोई हाइड्रोजन हो, ठीक है, एल्कीन के साथ अगर डायरेक्ट कोई एल्कीन के साथ जो कार्बन अटैच है अगर उसके पास हाइड्रोजन हो, या फिर कार्बोकेटायन के साथ अगर कोई कार्बन डायरेक्ट अटैच है उसके पास हाइड्रोजन हो, या फिर फ्री रेडिकल के साथ अगर कोई कार्बन अटैच है उसके पास हाइड्रोजन हो, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? एक अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। और माइनस एच इफेक्ट क्या होता है? माइनस एच इफेक्ट क्या होता है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हेलोजन लेते हैं। याद रखिएगा, अल्फा क्या लेते हैं? हेलोजन लेते हैं। अल्फा हेलोजन का मतलब जैसे सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन ना हो, हेलोजन मतलब क्लोरीन हो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से हो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, हाइपर कंजुगेशन का माइनस एच इफेक्ट। तो अल्फा हाइड्रोजन होगा तो माइनस एच इफेक्ट, और अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो उसको प्लस एच इफेक्ट बोलेंगे। क्या आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी? बताओ। अल्फा हाइड्रोजन को तो बहुत काम नहीं आएगा, बट अल्फा हाइड्रोजन का आपको मतलब प्लस एच इफेक्ट का ही हर जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं, पहले बताओ। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इसका कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि आखिर कैसे बॉन्ड टूटता है, कुछ दिखा देते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, यही सोच रहे होंगे। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस तरह से, जैसे मान लीजिए क्या ये प्लस एच इफेक्ट शो करेगा? सभी लोग बताइए। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन एक पूरा करके दिखाता हूँ कि कैसे ये प्लस एच इफेक्ट शो करेगा और इसमें क्या होता है। चलो इसको, क्या इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो टॉलुइन है, टॉलुइन है, ये आपका प्लस एच इफेक्ट शो करेगा, प्लस हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, वो भी तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका प्लस एच उतना ही ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है, ये सी एच बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। अभी बात बताओ, अगर यहाँ से सी एच बॉन्ड ब्रेक करोगे, अगर आप यहाँ से सी एच बॉन्ड ब्रेक करोगे, तो क्या यहाँ सी एच टू पर माइनस चार्ज आ जाएगा? सी एच टू पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और अगर सी एच टू पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो क्या करेगा? डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा। तो क्या करेगा? इसके साथ रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देगा। और रेजोनेंस जब करेगा तो देखो क्या होगा, देखो देखो क्या होगा, फटाफट देखना आप लोग, क्योंकि अभी ये सब आपको बाद में ही मिलने वाला है रेजोनेंस में। तो निगेटिव किस में बदल जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो निगेटिव आ जाएगा डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड आपका बन जाएगा निगेटिव में। अभी हम लोग रेजोनेंस में सीखेंगे सारी चीजें, बस आप देखते रहो, ठीक है। फिर देखो निगेटिव डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड आपका निगेटिव में, यानी कि आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से देख लीजिए, निगेटिव आपका डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड आपका निगेटिव में आ गया। फिर यहाँ डबल बॉन्ड, तब तक चलो जब तक फिर से स्टार्टिंग वाला न बन जाए, ठीक है। फिर से निगेटिव डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड निगेटिव में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? निगेटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। फिर से निगेटिव डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड आपका निगेटिव में चला जाएगा। और यानी कि जो हमारा लास्ट में फाइनल बनेगा, यहाँ पे CH3 मतलब CH2 माइनस आ जाएगा लास्ट में यहाँ पे, और ये आपका इस तरह से बन जाएगा। देख रहे हो, ये सारा बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइपर कंजुगेशन बना सकते हो। अब एक बात बताओ, प्लस एच इफेक्ट, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस एच। प्लस एच मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है या पुल करता है? मैंने बताया था प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। अब बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है? सभी लोग बताइए फटाफट। क्या ये जो CH3 है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिलीज कर रहा है? सभी लोग बताओ, दे रहा है ना। देखो ये देखो डायरेक्शन, देखो ना, डायरेक्शन देख रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे क्या कर रहा है? रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एच इफेक्ट शो करेगा। लेकिन वही अगर आप हेलोजन ले लेते तो, अगर आप वही क्लोरीन ले लेते, यहाँ पे देखो हेलोजन, अगर आप हेलोजन को ब्रेक करोगे तो बताओ कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस या माइनस?
मैं अगर फिर से अगर यहाँ पे बना के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ले लो, सी के साथ Cl ले लो, ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो Cl ले लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे Cl को ब्रेक करोगे तो क्या ये Cl पे माइनस चार्ज होकर निकल जाएगा? ये तो निकल गया। और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? कार्बन पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात आप लोग मानते हो ना? अब बताओ, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या अब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा? क्योंकि अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया, यानी कि अब ये रिंग से, रिंग के पास पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग क्या करेगा? अपना उस प्लस चार्ज को देगा, डोनेट करेगा। यानी कि यहाँ पे ये जो ये जो Cl3 ग्रुप है, ये जो Cl3 ग्रुप है, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस H इफेक्ट शो कर रहा है। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस H इफेक्ट शो कर रहा है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितना मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अभी बाद में आप लोग पढ़ोगे कि जो प्लस H इफेक्ट वाला होता है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। आर्थो पैरा क्यों होगा बताओ? आर्थो पैरा इसलिए होगा क्योंकि निगेटिव चार्ज देखो कहाँ कहाँ है। जब आपने पूरा रेजोनेंस कराया, निगेटिव एक बार यहाँ पर आया, ठीक है, निगेटिव एक बार यहाँ पर आया, और एक बार निगेटिव यहाँ पर आया, और एक बार निगेटिव फिर से यहाँ पर आया। तो ये आपका आर्थो हो गया, ये आपका आर्थो हो गया, और ये आपका पैरा हो गया, ये आपका पैरा हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? आर्थो हो गया। तो आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इस तरह से आप सारी चीजों को देख सकते हो। लेकिन जो आपका ये माइनस H इफेक्ट वाला होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये हम लोग रिएक्शन में पार्ट में यूज करेंगे, बट यहाँ पे अभी देख लो, और अभी रेजोनेंस में भी हम लोग इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइपर कंजुगेशन आपका क्लियर हो गया? सभी लोग बताइए, ठीक है। चलिए, स्पीड सही है ना? बता दीजिएगा स्पीड, मतलब बताएंगे क्या सही होगा? मैं अपने हिसाब से ठीक ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कम टाइम है और आप लोगों के को इसको पूरा रिवीजन करना है, तो इसलिए सबसे बेस्ट मैं तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के बारे में सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको रेजोनेंस बोलते हैं, मेसोमेरिक भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर रेजोनेंस का मेसोमेरिक अगर अलग अलग नाम है तो कुछ मतलब होगा उनका? बिल्कुल मतलब है। रेजोनेंस का मतलब होता है क्या? प्लस आर, मतलब कि अगर आपका कहीं भी रेजोनेंस हो उसको रेजोनेंस बोलेंगे। और अगर रेजोनेंस किसी एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है, हम लोग सीखेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। अगर रेजोनेंस किसी एरोमेटिक कंपाउंड में होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो याद रखिएगा कि अगर डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल हो, या फिर डबल बॉन्ड निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, अगर याद रखिएगा ये सब आपस में अल्टरनेट पर हो, किस पर हो? अल्टरनेट पर अगर हो तो ये हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना। तो रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में समझ में आया। अगर ये आपस में अल्टरनेट पर होंगे तो इसमें रेजोनेंस होगा। जैसे बताओ क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ये वाला एग्जांपल देखिए, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। जैसे मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट है क्लास में, ए बी सी इस तरह से बैठे हुए हैं, तो बताओ ए के अल्टरनेट में कौन होगा? सी होगा, मतलब एक छोड़कर, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, फिर से यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस होगा। बस आपको यही देखना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। बताओ क्या यहाँ पर भी होगा? बिल्कुल, क्योंकि डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे नहीं है बल्कि इस कार्बन पर है, यानी कि ये भी क्या होगा? रेजोनेंस यहाँ पर भी होगा। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल यहाँ भी रेजोनेंस होगा। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो कि सर, कुछ सोच रहे होगे कि सर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा या कैसे बनेगा, ये भी बता देते हैं। चलो भी बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पे देखो रेजोनेंस होगा, यहाँ पे देखो लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी क्या करेगा? डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल है, तो ये भी रेजोनेंस करेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे CH है, और डबल बॉन्ड CH2 है। सबसे पहले बताइए क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? बिल्कुल रेजोनेंस होगा। तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? देखो अब ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? इधर जाएगा, और यहाँ पे अगर इधर ये जाएगा, मतलब किसी तरफ आपको करना पड़ेगा, चाहे इधर करो चाहे इधर करो। अगर डबल बॉन्ड इधर जा रहा है तो बताओ क्या यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंटी को पूरा करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड किधर आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव अभी मैंने बताया था, और यहाँ पे आपका CH, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव सिंगल बॉन्ड,
यहाँ पे CH, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव। ठीक है, अब बताओ क्या ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके आपस में फिर से डबल बॉन्ड बना लेंगे? मतलब ये CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH और ये डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका CH2 पर यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या? या सिंपल आप प्लस भी लिख सकते हो, पार्शियल नहीं पूरा प्लस आ जाएगा और यहाँ पे पूरा माइनस आ जाएगा। क्लियर हो गया? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसमें रेजोनेंस हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा कि अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। अभी मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ कि प्लस होगा तो कैसे रेजोनेंस करेंगे, लोन पेयर होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक प्लस वाला बता देता हूँ। देखो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ से लिख लो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH, यहाँ पे चलो CH2 प्लस लिख देता हूँ। बताओ क्या यहाँ पे प्लस चार्ज और ये डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पर है? बिल्कुल ये आपस में अल्टरनेट पर है, यानी कि यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। अब बताओ रेजोनेंस कैसे होगा? प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब इधर ही आएगा पाई बॉन्ड। अगर कोई पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो रेजोनेंस में क्या होगा? मतलब यही सिंपल सी बात है, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं। बताओ कौन सा नया बॉन्ड बन रहा है? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका? ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, यहाँ पे सिंगल आ जाएगा और यहाँ पे देखो निगेटिव और पॉजिटिव मिलके आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2 और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज पहले से आ गया था। तो इस तरह से आपको कर सकते हो कि रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये कि आपको ये समझना है कि कौन सा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, कौन सा माइनस एम। मैंने आपको बताया था कि अगर रेजोनेंस, जैसे यहाँ पे देखो रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, इस वाले कंपाउंड में देखो रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर क्या आपस में अल्टरनेट पर है? बिल्कुल आपस में अल्टरनेट पर है, यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब बताओ रेजोनेंस बोलने की मेसोमेरिक, मैंने आपको बताया था कि अगर रेजोनेंस किसी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो यानी अभी हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक के बारे में, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। तो इसका आप लोग प्लस एम लिखोगे या फिर माइनस एम लिखोगे। अब मैं आपको बताता हूं ट्रिक। क्या बताता हूं? ट्रिक बताता हूं। तो ट्रिक ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ट्रिक के बारे में। ठीक है, ट्रिक ये है कि अगर बेंजीन, है ना, यही बार बार आपको मिलेगा, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट कोई ग्रुप ऐसा अटैच है जिसके पास अगर लोन पेयर है, याद रखिएगा बेंजीन के साथ जो ग्रुप डायरेक्ट अटैच है अगर उसके पास लोन पेयर है तो याद रखिएगा ये हमेशा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो बस आपको यही देखना है। जैसे आप बोलोगे सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए, बताओ फिनॉल, क्या फिनॉल, फिनॉल आपका एक प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। आप बोलोगे सर कैसे, इसके पास क्या है? कि देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दो लोन पेयर, लोन पेयर तो निकाल लोगे ना, ऑक्टेट कंप्लीट कराओगे तो यहाँ पे 4 ऐसे अनपेयर आएंगे, तो मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यानी कि क्या कर सकता है? रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी कि ये आपका प्लस एम इफेक्ट शो करता है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। जैसे एनिलीन ले लिया, एनिलीन, एनिलीन का मतलब आपको NH2 ले लिया, NH2, तो यहाँ पर भी देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी करेगा, ये भी कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, आप बोलोगे सर माइनस एम इफेक्ट बारे में बता दीजिए। माइनस एम का मतलब क्या होगा? जो रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, सोच लो, जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो पुल करेगा, यानी कि इसका मतलब ये हो गया। इसको आप कैसे पहचानोगे? आप बोलोगे सर इसका भी कोई डायरेक्ट तरीका बता दीजिए। ये तो समझ में आता है कि पुल करेगा, कैसे पुल करेगा? तो इसका ट्रिक ये है, याद रखना कि अगर बेंजीन, है ना, ये किसी बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ये सब मैंने ट्रिक अपने आप से बनाया है, न तो कहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर बेंजीन, सुनिएगा ध्यान से, अगर बेंजीन से कोई ग्रुप डायरेक्ट अटैच है और इसके पास लोन पेयर नहीं है बल्कि बगल में एक डबल बॉन्ड इस तरह से लगा हो, तो यानी कि ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। मेरी बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा? ठीक है, मैंने फिर से सुन लीजिए, अगर बेंजीन से कोई ग्रुप डायरेक्ट अटैच है और अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है और इसके बगल में एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड इस तरह से है कि ये G2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी G1 से ज्यादा होगा। अब आप खुद सोचो, अगर G2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी G1 से ज्यादा होगी, क्या ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पर है? बिल्कुल। तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा? क्योंकि G2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? G1 से ज्यादा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना, जैसे C डबल बॉन्ड, मान लीजिए कोई मैंने यक्स लिख दिया, ठीक है, तो बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे, ये जो बॉन्ड होगा कैसे ब्रेक होगा? यक्स की मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मान लीजिए यक्स, तो क्या ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा?
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, ये एरो का साइन उधर ही लगेगा इस तरह से, और ये कार्बन पर आ जाएगा आपका प्लस और एक्स पे आ जाएगा आपका माइनस। ये बात आपको समझ में आती होंगी, ठीक है ना? बताओ सभी लोग। चलो, तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर बेंजीन से कोई ग्रुप डायरेक्ट अटैच है, अगर उसके पास लोन पेयर नहीं है, उसके बगल में डबल बॉन्ड है, तो वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करता है। मेरी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना? चलिए आगे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो COH है, बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे देख लीजिए बेंजोइक एसिड है, मतलब सारा COOH है, CO और यहाँ पे OH है। और वैसे CHO मैंने ले लिया, क्या ले लिया? CHO ले लिया। CHO का मतलब देख लीजिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H है, तो ये भी CHO हो गया। बताओ क्या बेंजीन से जो डायरेक्ट कार्बन अटैच है, क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है। लेकिन क्या बगल में डबल बॉन्ड है? देखो बगल में डबल बॉन्ड लगा ना, C डबल बॉन्ड हो। और क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है? बिल्कुल। यानी कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे जब आप रेजोनेंस कराओगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, यानी कि ये आपका माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बताओ, वैसे CHO ले लोगे तब भी वही होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, खींच रहा है, यानी कि ये सब क्या होंगे? नाइट्रोबेंजीन, है ना? यानी कि ये भी आपका जो एस्टर वाला होगा, ये सारे क्या होंगे? माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो माइनस एम क्या होता है, प्लस एम क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आई थिंक, ठीक है? चलिए आगे चल सकते हैं क्या? अच्छा, आप बोलोगे सर अगर इसका आप एक बता देते हैं कि कैसे ये होगा, एक दो करके लिखा देते तो समझ में आता अच्छे से। चलिए मैं आपको रेजोनेंस करके दिखा देता हूँ, कहीं पे अगर स्पेस होगा तो मैं बता देता हूँ। चलो यही बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो मैं आपको रेजोनेंस करके दिखाता हूँ कैसे रेजोनेंस होता है, ठीक है? ये मान लीजिए कि मैंने एक OH ले लिया फिनॉल। पहले ये बताइए, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? दो लोन पेयर है, यानी कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है? अब इसमें जब रेजोनेंस कराओगे तो रेजोनेंस कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये लोन पेयर क्या करेगा, ठीक है? लोन पे रिंग को देगा, और ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है? देखो क्या बनेगा, सबसे पहले आपको ये समझना है। अब ऑक्सीजन से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इधर आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ कार्बन पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड इधर से यहाँ चला गया। क्लियर हो गया क्या? बस आगे आप लोग जानते हो क्या करना है, ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया ना? देखो एक बात याद रखिएगा, रेजोनेंस जब भी कराना ना तो हमेशा टोटल चार्ज शुड भी, मतलब वही होना चाहिए, जितना चार्ज पहले से था उतना ही चार्ज मॉलिक्यूल पर बाद भी होना चाहिए। जैसे ये बताओ, जब आप रेजोनेंस इसके जब रेजोनेंस नहीं कराए थे, इस पर टोटल चार्ज कितना था? 0। प्लस माइनस को अगर आप टोटल देखोगे तो 0 था, कोई केवल लोन पेयर था, लोन पेयर तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो नेट प्लस माइनस 0 था। क्या इसमें भी आपका नेट प्लस माइनस 0 आ रहा है? देख लीजिए, प्लस एक माइनस है तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 ही होगा। तो नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा जब भी आप रेजोनेंस कराओ। फिर से क्या होगा? निगेटिव डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड निगेटिव में, यानी कि यहाँ पे जो आपका बन जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव, और ये आ जाएगा निगेटिव डबल बॉन्ड में, यानी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका OH प्लस आ जाएगा। फिर से आगे चलो, निगेटिव डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा ना, हाँ। फिर डबल बॉन्ड निगेटिव में, फिर निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बाद आपका ये जो यहाँ पे होगा निगेटिव यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे OH प्लस आ जाएगा। फिर निगेटिव डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड यहाँ से फाइनली आपका ऑक्सीजन पे चला जाएगा, और ये जो आपका बनेगा मैं आपको बता दूं, फिर से वही आपका फिनॉल बन जाएगा, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, और ये आपका OH आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर बने? 5, 1 2 3 4, और यहाँ पे 5 बन गए। क्लियर हो गया किस तरह से हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस करा रहे हैं? अब आप बोलोगे सर एक ये तो आपने प्लस एम का करा दिया, एक माइनस एम का भी तो करा दीजिए। चलिए माइनस एम का भी हम लोग करा देते हैं अच्छे से। तो माइनस एम वाला देखो ध्यान से फटाफट, है ना? देखिए मैं ले लेता हूँ, चलिए CHO को ले लेता हूँ। किसको ले लेता हूँ? CHO को लेता हूँ। C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H। कुछ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपस में क्या है? अल्टरनेट बने, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो यानी कि क्या बन जाएगा बताइए? ये सबसे पहले आपका जो बनेगा यहाँ पे C था, O पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। अच्छा ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि अभी जब एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक आप लोग पढ़ोगे ना, वहाँ पे इन सभी चीज़ों का यूज आने वाला है, ठीक है ना? और यहाँ पे देखो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये तो हम लोगों ने पीछे किया था। बस उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस आ गया। अब बताओ क्या ये जो पाई बॉन्ड है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन
अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लस को दे देगा, यानी कि ये आपका फिर से ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आपका एच हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यानी कि ये हमारा आपका बन जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ पर निगेटिव आ जाएगा, फिर से देखो निगेटिव डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो जो आपका ओरिजिनल था वही फिर से बन जाएगा, और यहाँ पे सी एच ओ फिर से आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाएगा, और डबल बॉन्ड इधर से फिर इधर से फिर इधर से, तो ये आपके सारे इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे देखो रिंग से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। आई थिंक आपको प्लस एम माइनस एम के बारे में सारी जानकारी हो गई, किसको माइनस बोलते हैं, किसको प्लस बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा प्लस, जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा वो माइनस। तो हम लोगों ने इंडक्टिव पढ़ लिया, हाइपर कन्जुगेशन पढ़ लिया, और रेजोनेंस के बारे में भी पूरी जानकारी ले ली है। ठीक है, चलिए यहाँ तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्लस एम या फिर प्लस आर ग्रुप के बारे में। ठीक है, अच्छा आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि यार कई सारे, जैसे आपको एनिलीन भी दे दिया जाए, फिनॉल भी दे दिया जाए, तो किसका प्लस एम ज्यादा होता है। तो मैं आपको बोलूंगा यार इसको याद कर लेना है ना, इसको याद करना, इसका कोई तरीका नहीं है, तरीका होता तो मैं जरूर बता देता। तो याद रखना सबसे ज्यादा प्लस एम होता है अगर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप लगा दिया, ऐसे 2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो और यहाँ पे मान लीजिए मैंने फिनॉल लिख दिया, अगर मैं आपसे पूछूं किसका प्लस एच ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर देगा, इसके पास निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव देगा, तो किसका प्लस एम ज्यादा होगा, याद रखिएगा निगेटिव, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यानी कि इसका प्लस एम याद रखिएगा ज्यादा होगा। तो मैं आपको बोलूंगा ये 2-3 जो लिखे हुए हैं ना, एनिलीन में और फिनाल में किसका प्लस एम ज्यादा होगा, याद रखना एलेनिन, NH2 वाले का क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। उसके बाद ये आ जाएगा NH, इसमें क्या होता है, देखो इसका लोन पेयर ना ये CO के साथ बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, तो ये अपना, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये मान लीजिए कि एक बेंजीन है, ठीक है, इससे मैंने यहाँ पे लगा दिया NH, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CO, और ये CH3 हो गया। अब देखो ये जो लोन पेयर है ना, अगर ये रिंग को पूरा नहीं दे पाएगा, अब ये लोन पेयर अपना रिंग को पूरा नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर इधर CO के साथ भी क्या करेगा, रेजोनेंस कर रहा है, यानी कि अब ये क्या करेगा, अब इतना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, दे पाएगा लेकिन उतना नहीं देगा जितना ये एनिलीन दे रहा था, क्योंकि इसके पास तो ये पूरा का पूरा अपना लोन पेयर किसको डोनेट कर रहा था, बेंजीन को कर रहा था। क्लियर हो गया। उसी प्रकार फ्लोरीन, हेलोजन का तो एक अलग ही केस है, तो हेलोजन के बारे में इतना याद रखिएगा, हेलोजन एक इंपॉर्टेंट केस होता है ना। हेलोजन के केस में याद रखिएगा ये एक एक्टिवेटिंग नहीं होता, ये डीएक्टिवेटिंग। जितने भी हेलोजन, चाहे एफ हो गया, सीरियल हो गया, बीआर हो गया, कोई भी हेलोजन होगा, याद रखिएगा इसका जो माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि हेलोजन माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ये प्लस एम से ज्यादा होता है। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि प्लस एम सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हेलोजन एक्सेप्शन होता है। याद रखिएगा हेलोजन के केस में माइनस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एम से ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो कभी भी अगर आपको हेलोजन दिख जाए तो कभी भी आप वहां पे प्लस एम मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, माइनस आई लगा दीजिएगा, तब आपका क्वेश्चन हमेशा सही आएगा। ठीक है ना, बोलो सबको क्लियर हो गया। तो हेलोजन एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। हेलोजन के पास लोन पेयर है फिर भी वो प्लस एम नहीं शो करता है, बल्कि माइनस आई इसका प्लस एम से ज्यादा होता है। शो तो करता है प्लस एम, लेकिन माइनस आई जो होता है ज्यादा डोमिनेट करता है, किससे, प्लस एम से करता है। आई थिंक आपको इतना सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, चलिए उसी प्रकार आपको कुछ माइनस एम और माइनस आर ग्रुप है, इनको भी याद कर लेना है। सबसे ज्यादा माइनस एम होता है NO2 का, कहीं भी अगर आपको नाइट्रो ग्रुप दिख जाए तो उसका माइनस एम सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद CN का होता है, उसके बाद SO3H का होता है, फिर CHO का होता है, फिर COR का होता है, फिर COH होता है। तो चाहो तो आप ऐसे 2-4 याद कर लेना, कभी क्वेश्चन ऐसे बनता तो नहीं जनरली क्वेश्चन, बट अगर मान लो बना दिया है ना, अगर उसका मूड अगर खसक गया तो बना ही सकता है। तो अगर आप इन सब चीजों को याद करोगे, क्योंकि देखो हम लोग का टारगेट है 100% स्कोर करना, जियो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टारगेट क्या है, 100% स्कोर करना। तो मैं आपको कुछ भी सब पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको। आप जो जिन चीजों के लिए बार बार ढूंढते रहते हो, इधर से उधर से पढ़ते रहते हो ना, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। ऑर्गेनिक बिल्कुल आपकी रट जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ऐसे पढ़िएगा और ऐसे ऐसे चीजों को सोचिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक सब कुछ हो गया। अगर आपको स्टेबिलिटी, आप कभी कार्बोकेटायन देखना, देखो मैंने हम लोगों ने सारे इफेक्ट पढ़ लिए, मतलब इंडक्टिव पढ़ लिया, हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया और रेजोनेंस भी पढ़ लिया, सारे इफेक्ट पढ़ लिया। अगर हम लोगों ने सारे इफेक्ट पढ़ लिया तो क्या आप कंबाइन करके बता सकते हो कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, अगर कभी कार्बोकेटायन है उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज्यादा रेजोनेंस, सबसे तगड़ा तो रेजोनेंस होता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस इफेक्ट। याद रखना जितना प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा उसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है। और
और जिसका माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, माइनस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, उसके कार्बन इयान की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? तो अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना हो तो सबसे ज़्यादा प्लस आर, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई, फिर माइनस आई, फिर माइनस एच, फिर माइनस आर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, फिर हाइपर कन्जुगेशन, फिर आपका इंडक्टिव होगा, उसके बाद माइनस आई होगा, उसके बाद माइनस एच होगा, और उसके बाद आपका लास्ट में आएगा माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो कार्बन इयान की अगर स्टेबिलिटी देखना हो तो जितना ज़्यादा माइनस आर होगा, उसका कार्बन इयान की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसके बाद माइनस एच, उसके बाद माइनस आई, उसके बाद प्लस आई, उसके बाद प्लस एच, उसके बाद प्लस आर हो जाएगा। आई थिंक आपको कार्बोकेटायन और कार्बन इयान की स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया था ना ये दादाजी है, ये दादाजी है, और कार्बोकेटायन है तो प्लस देखेंगे, तो जितना ज़्यादा प्लस इफेक्ट ज़्यादा, उसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये दादा हो गया, ये पापा हो गया, और ये आप, मतलब इस तरह से जो मैंने आप हम लोग को एक ट्रिक बनाए थे उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे कर सकते हो। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ बच्चों टाइप क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करिए, तो बताइए फटाफट आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को। इसमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ये देखो सारे कार्बोकेटायन है, यहाँ भी कार्बोकेटायन, यहाँ भी, सब में देखो कार्बोकेटायन है, तो आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, फटाफट देखो। यहाँ पर मेथॉक्सी ग्रुप लगा है, मेथॉक्सी का मतलब बेंजीन से जो ग्रुप डायरेक्ट लगा है, इसके पास लोन पेयर है। मैंने बताया था अगर लोन पेयर होगा तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लसियम लगाएगा। यहाँ पे देखो CH3 है, अल्फा हाइड्रोजन है, बेंजीन से CH3 लगाया मतलब अल्फा हाइड्रोजन, समझ गए, यानी कि प्लस एच इफेक्ट होगा, बताया था ना सब कुछ। क्लोरीन, क्लोरीन मैंने बताया था कि अगर हाइड्रोजन होगा तो हमेशा माइनस आई लगा देना, हालांकि प्लसियम होता है बट माइनस आई ज्यादा डोमिनेट करता है, केवल और केवल हाइड्रोजन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, याद रखना। तो यहाँ पे ये माइनस आई हो जाएगा। CHO के पास देखो लोन पेयर तो है नहीं, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, मैंने बताया था ये माइनस CM इफेक्ट शो करेगा। बोलो, NO2 है, इसका भी माइनस एम बताया था, और मैंने बताया था किसका माइनस एम ज्यादा होता है, NO2 का या CHO का, NO2 का ज्यादा होता है ना, बताया था पीछे, याद है। बस आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखना है, तो जितना ज्यादा प्लस, चलो बताओ इन सभी में सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किसका होगा, इसी का होगा, प्लसियम वाले का, क्योंकि प्लसियम तो डोमिनेट करेगा, ये देखो मैंने लिखाया था ना, प्लस एम का मतलब वही प्लस आर, चाहे आप प्लस एम बोलो चाहे प्लस आर बोलो, अगर रेजोनेंस किसी एरोमेटिक कंपाउंड में होता है तो इसे प्लस एम बोलते हैं। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये प्लस एम हो जाएगा, ये प्लस एच हो जाएगा, उसके बाद माइनस आई हो जाएगा, उसके बाद माइनस एम हो जाएगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्लस एच इसका होगा, फिर उसका प्लस एच आएगा, प्लस एच आएगा, उसके बाद आपका कौन आएगा, माइनस आई आएगा, फिर माइनस एम आएगा, फिर माइनस एम जिसका मैक्सिमम होगा वो लास्ट में आ जाएगा। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा यहाँ पे देख लो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, OCH3 सब में है, OCH3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। एक पहले इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि मेटा पर, ये जो मेटा होता है ना, अच्छा मेटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आर्थो मेटा पैरा के बारे में नहीं पता है तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, तो ग्रुप के जस्ट बगल वाला आर्थो कहलाता है, उसके बाद वाला मेटा, उसके लास्ट वाला पैरा। इधर आपको देखना तो ये आर्थो हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप है, ग्रुप मतलब कुछ भी ले सकते हो। ग्रुप में जितने लोग जितना आप लोग पढ़ते हो ना, फ्लोरीन हाइड्रोजन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन, मतलब कुछ भी हो गया, ये सब ग्रुप कहलाते हैं। तो ये आपका मेटा हो जाएगा और ये आपका पैरा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, इसमें बता दो। ये बेंजीन है तो बेंजीन में ही देखते हैं हमेशा आर्थो पैरा, याद रखिएगा, आर्थो मेटा पैरा हमेशा बेंजीन में ही देखते हैं। ये मान लीजिए कि कोई ग्रुप हो गया, अब बताओ आर्थो, ये आपका आर्थो हो जाएगा, ये आपका आर्थो हो जाएगा, ये आपका मेटा हो जाएगा, ये आपका मेटा हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप आर्थो मेटा पैरा को डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक बात याद रखिएगा, मेटा पर वनली, मेटा पर इसको लिख लेना, मेटा पर केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट होता है। कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये बात याद रखिएगा, मतलब केवल आई इफेक्ट लगाना है। ठीक है, अच्छा OCH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, OCH3 है मेथॉक्सी माइनस आई। मैंने बताया था कि आप एल्किल ग्रुप को छोड़ दो, बताया था कि नहीं, एल्किल ग्रुप को छोड़ दो, बाकी दुनिया में जितने भी ग्रुप है सारे माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, तो यानी कि ये भी माइनस आई लगा रहा है। अच्छा क्या ये प्लसियम भी लगा रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर दे सकता है ना, तो ये प्लसियम भी लगाएगा, तो माइनस आई भी लगा रहा है, प्लसियम भी लगा रहा है। वैसे ये देखो, ये तो केवल माइनस आई लगा रहा है, प्लसियम तो लगाएगा नहीं, क्योंकि ये मेटा पर है, मेटा पर, क्योंकि ये ग्रुप है और ये मेटा पर लगा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी माइनस आई लग रहा होगा और प्लसियम भी लग रहा होगा, क्योंकि ये पैरा पर है। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर इसमें कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसमें भी माइनस आई प्लस एम, इसमें माइनस आई। आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो प्लस एम डोमिनेट करेगा, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन ए और सी में किसका ज्यादा होगा आपको ये बताना चाहिए। बताओ, रेजोनेंस दोनों जगह सेम होगा, रेजोनेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी वही मेथॉक्सी है, उधर भी मेथॉक्सी है, तो प्लस एम तो दोनों का सेम सेम होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उसका इंडक्टिव उतना कम होगा। यहाँ पे देखो OCH3 इस कार्बोकेटायन के जस्ट बगल में है, तो क्या इसका जो माइनस आई होगा ये मैक्सिमम होगा,
इसका जो इंडक्टिव होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि ये ग्रुप के जस्ट बगल में है। और यहाँ पे देखो माइनस आई, यहाँ पे देखो वो CH3 काफ़ी नीचे है, CH2 प्लस से काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पे इसका माइनस आई क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब आप खुद बताओ, अब आप खुद बताओ किसका सबसे ज्यादा होगा, क्या पैरा का प्लस एम सब प्लस ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में प्लस इफेक्ट देखते हैं, तो सबसे ज्यादा प्लस किसका होगा, सोचो। इस पर प्लस एम है और इसका माइनस आई मिनिमम है, तो माइनस तो कम है ना, माइनस तो कम है, इसका मतलब इसका प्लस सबसे ज्यादा होगा, यानी कि सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, और उसके बाद ये तो बेंजिल है, बेंजिल भी तो आएगा ना। चलो बेंजिल को लिखना हो तो कहाँ लिखोगे बताओ, क्या बेंजिल का माइनस आई से ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजिल में तो कोई ग्रुप है, इसको जीरो मान लोगे, और ये माइनस आई है, तो जीरो तो हमेशा माइनस से ज्यादा ही होता है ना। इसलिए अगर आप इसका सही ऑर्डर लिखोगे तो चलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा सी का, तब ए का, तब डी का, तब बी का आ जाएगा। क्या यही ऑर्डर आ जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यही दोनों क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में इसी तरह से ही क्वेश्चन आपके बनेगा। और भी चाहे तो आप 2-4 क्वेश्चन कर सकते हो कार्बोकेटायन का। यहाँ पे देखो NO2 लगा है, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे देख रहे हो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप नाइट्रो ग्रुप को ध्यान से देखो तो नाइट्रो क्या लगाएगा, माइनस आई, माइनस एम भी लगाएगा, और इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा क्योंकि ये जस्ट CH2 के बगल में है। यहाँ पर तो केवल और केवल माइनस आई लगेगा, और यहाँ पे देखो माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई, लेकिन इसका माइनस आई क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये तो बेंजील हो गया। तो बताओ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा, बताओ। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है, यानी कि आपको प्लस देखना है, तो सबसे ज्यादा प्लस किसका होगा, ये जीरो वाले का होगा, देख लीजिए जीरो वाले का होगा। यानी कि अगर हम इसको ए मान ले, इसको कुछ बी मान ले, इसको सी मान ले, इसको अगर डी मान ले, तो सबसे ज्यादा प्लस तो डी का होगा, क्योंकि सब माइनस माइनस लगा रहे हैं ना। तो डी के बाद कौन आएगा, बी आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी में केवल माइनस आई है। यहाँ पर तो भैया माइनस एम भी हो गया है ना, तो माइनस माइनस तो डबल माइनस हो गया, तो समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बताओ कौन आएगा, किसका माइनस कम होगा, सी वाले का या ए वाले का। सी वाले में तो माइनस आई मिनिमम है और यहाँ पे तो माइनस आई मैक्सिमम था, यानी कि उसके बाद सी आ जाएगा और उसके बाद आपका ए आ जाएगा, तो डी बी सी ए आ जाएगा। इस तरह से आप सारी चीजें देख सकते हो। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। CH2 प्लस है, यहाँ पे देखो CH3, आप बोलोगे हम, अब अगर मैं आपसे पूछूं CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई या प्लस एच, तो दोनों लगाता है, प्लस एच भी लगाएगा प्लस आई, लेकिन मैंने बताया था ना कि अगर प्लस एच आ जाए तो इंडक्टिव को भूल जाओ, अगर हाइपर कंजुगेशन आ जाए तो इंडक्टिव को भूल जाओ। देखो यहाँ पे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, देख रहे हो, और यहाँ पे केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन से जो ग्रुप डायरेक्ट अटैच है उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन के पास कितने अल्फा, 2 है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको पता है जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका प्लस एच इफेक्ट उतना ज्यादा, इसका प्लस एच सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका, और जितना ज्यादा प्लस एच होगा उसका कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्डर देखा था। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, और यहाँ पर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये तो प्लस आई लगाएगा। अगर कुछ नहीं लगा रहा है, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, वैसे जिसका कोई नहीं है उसका तो इंडक्टिव है, तो यहाँ पर तो कोई प्लस एच है नहीं, इसलिए कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। Cl तो देखो क्या लगाता है, Cl केवल इंडक्टिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आई मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ पे माइनस आई होगा, इसका माइनस आई मिनिमम होगा, क्योंकि Cl तो सबसे दूर है, Cl के पास लोन पेयर है, लेकिन याद रखिएगा इसका मेसोमेरिक मत लगाइएगा, हमेशा इंडक्टिव से ही काम चलाइएगा, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो होगा, तो जीरो वाले का सबसे ज्यादा होगा डी, उसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस आई सबसे ज्यादा है, इसलिए इसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस, जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान सा टॉपिक है और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको आप बहुत आराम से समझ लेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, देखिएगा बस 2 मिनट का टॉपिक है। एक्चुअली ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, मतलब ये आपको जनरली दिखेगा नहीं, बट हाँ आप कोई रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखेगा, है ना। ऑब्जर्व वनली इन रिएक्शन, हमेशा ये रिएक्शन में ही ऑब्जर्व किया जाता है। इन्वॉल्व पाई बॉन्ड, और ये किस में होता है याद रखिएगा, वनली पाई बॉन्ड में होता है। नॉट ऑब्जर्व इन एल्केन, एल्केन में आपको पता होगा केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे ये ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, क्लियर है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब बताइए जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या आप बताओगे ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो CH3 है, क्या ये प्लस आई या प्लस एच इफेक्ट लगा रहा होगा, सोचो, प्लस आई या फिर प्लस एच लगा रहा होगा, मतलब प्लस इफेक्ट लगा रहा होगा। अगर ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है ना, मतलब पाई, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पुश हो रहा है ना, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस ई होगा, समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है आपको इसमें, देखो किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि अगर अगर जो पाई इलेक्ट्रॉन है,
अगर वो इलेक्ट्रॉन पुश हो रहा है ऐसे, मतलब कौन पुश कर रहा है, CH3 पुश कर रहे हैं, तो यानी कि कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस ई शो करेगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा यहाँ पे देखो CO है, CO है, CO में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पुल करेगा, तो यहाँ पे यानी कि ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस ई शो करेगा। समझ में आया? कुल मिला के जैसे मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यानी कि कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस ई इफेक्ट शो कर रहा है। और जैसे मैं लिख दूं CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 लिख दूं, तो CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये पुल हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इसको पुश हो रहा है ना, तो यहाँ पे पुश कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस ई इफेक्ट शो करेगा। इसका कोई मतलब ज्यादा नहीं है, बस सिंपल सा इसका ये मतलब है कि आप याद रखिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो पुल करेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो पुश करेगा। इस तरह से जो आपने पढ़ा है उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन है। क्लियर है क्या? चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के बारे में। काफी आसान टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। एरोमेटिक क्या होता है, फटाफट देखो। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, है ना, सबसे पहले याद रखिएगा। एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक पहचानते समय सबसे पहले याद रखिएगा, जो कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे मैं आपको सबसे बेसिक सा एग्जांपल दे दूं बेंजीन का। आपको पता होगा कि बेंजीन में देखो 3 पाई बॉन्ड है, हर जगह देखोगे तो sp2, यहाँ भी sp2, हर जगह sp2 आएगा, है ना। अगर sp2 होगा तो क्या ये प्लेनर होगा? आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यार यस है, पी है, px है, py है। आप खुद सोचो, केवल अगर आप px होगा, py होगा, क्या ये हमेशा xy प्लेन में होगा? अगर आप मान लो YZ लोगे तो YZ प्लेन होगा, तो यानी कि हमेशा कैसा होगा, प्लेनर होगा। लेकिन वही अगर आप sp3 ले लोगे तो pz भी आ जाएगा, और अगर इसी में z एक्सिस आप ले लोगे, मतलब ऐसे समझ रहे हो, आउटवर्ड इनवर्ड, तभी तो ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। इसलिए sp2 प्लेनर का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है क्या? और sp का मतलब होता है लीनियर, sp2 का मतलब होता है प्लेनर, है ना, और sp3 का मतलब होता है पूरा वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है क्या? तो कंप्लीटली क्या होता है, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कंप्लीटली कॉन्जुगेशन है, शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओबे हकल रूल, ये हकल रूल को फॉलो करता है। अब आप बोलोगे सर हकल रूल क्या होता है? हकल रूल का मतलब 4n प्लस पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अगर इसमें आप n इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे पुट करोगे तो कितना आएगा, यानी कि n इक्वल टू अगर आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करोगे तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये 10 आएगा, फिर इसके बाद 3 पुट करोगे तो ये 14 आएगा। तो इस तरह से अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, आप बोलोगे सर एग्जाम्पल करा देते। अब एग्जाम्पल बहुत सारे करने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए, एक्सेप्शन भी डिस्कस करेंगे, तो एक एक करके पहले आप इसको देखते रहिए, ठीक है। तो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक के बारे में। अब हम बात करेंगे एंटी एरोमेटिक क्या होता है। तो एंटी एरोमेटिक कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सा, जो उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पर 4n पाई होता है। जो एरोमेटिक में होता है कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, जो ये सब लिखा है ना, सेम यहाँ पर भी है। बस आपको याद क्या रखना है कि एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे 4n प्लस 2 था, बट यहाँ पे 4n पाई, मतलब अगर आप यहाँ पे n इक्वल टू 0 1 2 3, जैसे 1 इक्वल टू 1 पुट करो तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, फिर 8 आ सकता है ना, फिर 12 आ सकता है, तो 4 8 12 16 20 इस तरह से कुछ भी आएगा। लेकिन अगर आप 4n प्लस 2 में देखोगे तो 2 6 10 इस तरह से कुछ आएगा। मेरी बात क्लियर है? तो अगर ऐसे आ रहे हैं कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा, और अगर ऐसे कुछ बन रहा है इसका मतलब क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। मेरी बात क्लियर है? अभी चलिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो समझ में आएगा। नॉन एरोमेटिक का मतलब जो न तो एरोमेटिक हो न तो एंटी एरोमेटिक हो, मतलब ये नॉन प्लेनर होगा। कैसा होगा ये? नॉन प्लेनर होगा, ठीक है ना। तो वो कैसा हो जाएगा हमारा? नॉन एरोमेटिक होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। जैसे बेंजीन देखो, मैं बना के दिखाता हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहले बताइए, बेंजीन में क्या पूरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? बिल्कुल, यानी प्लेनर होगा। पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल, सारे एक दूसरे के देखो रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पर है, सारे पाई बॉन्ड एक दूसरे से क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ यार, क्या इसमें हकल रूल फॉलो हो रहा है? मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। देखो कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? ये वाला पाई, ये वाला पाई और ये वाला पाई, यही तीनों पाई, यानी 3 पाई का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन का होगा मतलब n इक्वल टू यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे ना तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल, यानी कि इसमें आ रहा है 6 पाई, इसका मतलब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है क्या?
सोच लो और बताओ। चलिए कुछ एग्जांपल और करते हैं। यहाँ पे भी देखो सारा sp2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 पाई बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि n इक्वल टू 2 लोगे तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 3 + 2 मतलब 7 है, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ये भी एक हकल रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि जब आप n इक्वल टू 3 इसमें पुट करोगे ना, बस ये याद रख लो यार, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर आप इसमें n इक्वल टू 3 पुट करते तो ये आता है, नहीं आता, बिल्कुल आता। यानी कि ये भी हकल रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, सब कुछ है, यानी कि ये भी आपका एरोमेटिक होगा। इसको बेंजीन बोलते हैं, इसको नेफ्थलीन बोलते हैं, और इसको एंथ्रासीन भी बोलते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कभी तो कभी पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं बनाता हूं तो आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। यहाँ पे नाइट्रोजन लिया गया है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ। सबसे पहले ये बताइए, क्या सभी पर sp2 है? बिल्कुल सब पर sp2 है। देखो नाइट्रोजन पे अगर आप नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो यहाँ पे सिग्मा और एक लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा ही लोन पेयर का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होगा। बाकी सब तो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड का मतलब सब sp2 होगा ही। तो अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी कि ये हमारा साइक्लिक कॉन्जुगेशन, इसका मतलब देखते हैं कि एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक होगा। अब दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक। तो कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या ये हकल रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। किसको करता है, 4n पाई वाले को करता है या फिर 4n + 2 वाले को करता है। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक पाई है, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे है, एक लोन पेयर भी है। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है ना। क्या इस, क्योंकि सब sp2 पहले से ही है, सारा कुछ अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारे sp2 पहले से हैं, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है ना। लोन पेयर का यूज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, मतलब कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा मतलब ये हकल रूल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा, हकल रूल को फॉलो करेगा, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं और बताइए क्या ये हकल रूल को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलिए बताइए क्या यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन आ रहा है, यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। देख लो एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, एक लोन पेयर तो sp3 आएगा। बाकी सब तो sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी सब sp2 है, एक sp3 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर sp3 आ गया, इसका मतलब क्या ये नॉन एरोमेटिक होगा? नहीं। फिर आप बोलोगे सर बताइए क्यों थे नॉन एरोमेटिक होगा। अरे भैया देखो पहले, क्या यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में भाग ले रहा है, क्या रेजोनेंस कर रहा है क्या? अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, अगर लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब क्या पता ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करके आपका sp3 से sp2 बन सकता है। ये आपको चेक करना पड़ेगा, और चेक ज्यादा करना नहीं पड़ता है, बस इतना याद रखना, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में है तो गारंटी है कि वो sp3 से sp2 जाएगा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लोन पेयर डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट पर है, रेजोनेंस करेगा। अगर आप रेजोनेंस कराओगे तो मैं दिखाता हूँ क्या बनेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो फाइनली जो हमारा यहाँ से बनेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यही आ जाएगा, देख लीजिए। अब बताओ नाइट्रोजन पे कौन सा हाइब्रिडेशन आ गया, sp2, क्योंकि लोन पेयर तो गया, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, sp2, 3 सिग्मा मतलब sp2। अच्छा आप बोलोगे सर यहाँ पर sp3 हो गया, अब क्या करें, यहाँ पर तो sp3 हो गया ना इस वाले पे। अरे भैया sp2 हो रहा है कि नहीं, मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, sp3 नहीं है। एक्चुअली sp3 से sp2 भी बन जाएगा जब आप आगे रेजोनेंस कराओगे। तो कुल मिला के अगर sp3 कहीं पे है, अगर वो sp2 बन जा रहा है, तो भी आप बोलोगे वो हमारा साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। अब एक बात बताओ, कितने कितने इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में। तो देखो एक ये लोन पेयर है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू, यानी कि 4n + 2 को फॉलो करेगा, सोच लो। क्योंकि 4n + 2 क्यों फॉलेगा, क्योंकि 4n + 2 में जब आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे ना, ये 6 ही आता है। मेरी बात क्लियर है क्या? तो इस तरह से चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। ये सब हमारा हो गया। अच्छा ये बताइए ऑक्सीजन वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। अभी देखो ऑक्सीजन पे sp3 है, लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि sp2 होगा, यानी कि 2 2 और 2। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन के पास 2 2 लोन पेयर है, क्या हम दोनों को काउंट करेंगे? नहीं, दोनों को काउंट क्यों करेंगे जी, दोनों को काउंट नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक ही लोन पेयर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है। नहीं समझ में आया? देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए।
जैसे मैंने फुरेन बना दिया, फुरेन का स्ट्रक्चर ये है आपका, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, इसके पास दो लोन पेयर है, ठीक है, एक यहाँ पे रेजोनेंस है। देखो सब जगह sp2 है, बट यहाँ पे sp3 है ऑक्सीजन पे। तो हम लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस करा देंगे। जब आप रेजोनेंस कराओगे, अब बताओ रेजोनेंस में तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, बोलो। थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। एक लोन पेयर अभी भी बचा है, एक पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। अब बताओ क्या यहाँ पे sp2 हो गया? अब बोलोगे सर कैसे, क्योंकि एक लोन पेयर है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर का मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यानी कि ये पहले sp3 था, अब ये क्या बन जाएगा, sp3 से sp2 बन जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं सभी लोगों को, बताइए सबको ये क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है ना। चलिए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दो यहाँ से, दो यहाँ से, एक एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो दो चार, और यहाँ से दो सिक्स, मतलब ये सबको कॉन्जुगेशन में ना, पूरा कॉन्जुगेशन लेना है साइक्लिक ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारा, एरोमेटिक हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हो, ये देखो ये sp2 है ना, लेकिन यहाँ पे देखो ये sp3 है, लेकिन क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, यानी कि ये भी sp2 बनेगा, ये भी सब sp2 यानी कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, दो दो चार दो छह, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा? फटाफट बताओ यार, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और कोई क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन देखो, बताओ। आप बोलोगे सर एरोमेटिक का एग्जांपल दे रहे हो, थोड़ा एंटी और नॉन का भी दे दो, ठीक है। देखो बताओ ये कैसा होगा, यहाँ पे देखो सारा sp2 होगा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये भी sp2, सब sp2, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब बताओ क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन 4n पाई को फॉलो करेगा? सोचो, क्योंकि 4n पाई में अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे ना, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक नहीं हुआ, क्योंकि 6 होता तब होता ना, 4 वाला आ गया ना, 4n पाई है ना, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए ये बता दो फटाफट क्या होगा। देखो ऐसे ही देख सकते हो, देखो क्वेश्चन देख के बताना सीखो, बिना कुछ लिखे ऐसे देखो। बताओ यहाँ पे देखो दो दो चार दो छह, ये तीनों आपस में अल्टरनेट पर है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो दो लोन पेयर, लेकिन एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, है ना, कॉन्जुगेशन में है, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आएगा। कितना, 8 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा। पाई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब लोन पेयर पाई में बनेगा ही, जब आप रेजोनेंस कराओगे तो लोन पेयर भी पाई में ही बन जाता है। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 8 पाई कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि 8 मतलब किसमें आता है, एंटी एरोमेटिक, तो ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो एंटी, क्योंकि दो दो चार दो छह, और यहाँ दो 8, यानी ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा ये देखो sp2 हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये तो नॉन एरोमेटिक, क्योंकि साइक्लिक कॉन्जुगेशन ही नहीं है। क्या इसमें कहीं साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? काफी अच्छा एग्जांपल है, देख लीजिए। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो sp2 है, लेकिन क्या इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? मानता हूँ प्लेनर है, लेकिन इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, और साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं होने के कारण ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और छोटा सा देख लीजिए। अब आपको इसे मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बताओ क्या इस पर सब पे sp2 है, यहाँ पर भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, सब पर sp2 है, लेकिन यहाँ पर देखो sp3 है, यहाँ पर sp3 है। आप बोलोगे सर उससे क्या हुआ, पीछे भी तो sp3 था। अरे पीछे sp3 था, लेकिन वो sp3 से sp2 में चेंज हो रहा था ना, रेजोनेंस करके। बताओ लेकिन क्या यहाँ पे ये sp3 से sp2 चेंज होगा? कभी नहीं। आप बोलोगे सर sp3 कैसे होगा? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो क्या ये sp3 से कभी sp2 चेंज हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। अच्छा कुछ लोग को डाउट होगा, तो यार मैं क्लियर कर दूं, बहुत छोटा सा सिंपल सा डाउट है, बट हो जाता है लोगों को। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक कार्बन होगा तो दो हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि कार्बन के पास 4 ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए ना, तो 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन के पास, तो दो यहाँ पे क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। अब बताओ क्या ये कभी sp3 sp2 से बन पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं जिसके साथ ये रेजोनेंस करे, है ना। इसलिए साइक्लिक कॉन्जुगेशन केवल यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, इसके आगे नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? बताइए सभी लोग। अच्छा इनुलिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, तो आप लोग रूल लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है। अगर एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक में अगर आपको एक्सेप्शन देखना हो ना, तो एक्सेप्शन वाला पार्ट आपका यही है। तो चलिए मैं आपको एक्सेप्शन फटाफट बता देता हूँ एनुलिन में क्या होता है। पहली बात तो जो एनुलिन होता है दो तरीके का होता है, एक 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होता है, एक 4n पाई वाला होता है, जो पीछे बताया है, ठीक है। यानी कि ठीक है, यानी कि देखो बिगर एनुलिन विथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अटेन नॉन पिलर। देखो ये तो ठीक है, ये तो हमेशा एरोमेटिक ही होगा। ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। लेकिन याद रखिएगा ये जो 4n पाई वाला है ना, मतलब बड़े जो 4n पाई वाला जो बड़ा वाला है ना, वो याद रखिएगा नॉन प्लेनर हो जाता है। जैसे मैं आपको एक फेमस एग्जांपल बताता हूँ, ये है ना, इसको देख लीजिए। ये वाला एग्जांपल अगर आप देखोगे,
आपको लगेगा कि यार ये तो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्यों एंटी एरोमेटिक है? क्योंकि सारे sp2 है और इसमें टोटल 4 पाई बॉन्ड है, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। यानी कि अगर आपको ये लगेगा कि यार ये तो एंटी एरोमेटिक है, बट ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन होता है एक्चुअली। इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो शेप होता है, एक्चुअल शेप, ये टब शेप होता है। टब जो नहाने वाला टब होता है, देखा है ना, ये कैसा होता है, नॉन प्लेनर, मतलब ऐसे इधर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टब सेव होने के कारण, और टब जैसा होता है नहाने वाला, देखा होगा, वो तो 3D होता है पूरा, यानी कि वो नॉन प्लेनर होता है। इसलिए याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम्पल ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, बल्कि ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, एनुलिन 10 भी याद रखिएगा। एक एनुलिन जो 10 होता है, ये भी आपका नॉन प्लेनर होता है, याद रखिएगा। नॉन प्लेनर क्यों होगा? क्योंकि एनुलिन 10 देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो बगल बगल है ना, पास पास है, तो इनके बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से इनकी जो प्लेनरिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और ये भी आपका नॉन प्लेनर बन जाता है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो नॉन प्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोलिए, सबको क्लियर है क्या? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है किसी को? नहीं डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेप्शनली स्टेबिलिटी साइक्लोप्रोपिल मेथिल केटायन, है ना। तो देखो, साइक्लोप्रोपिल मेथिल केटायन का जो स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो फटाफट देखिएगा, ये आपका बेंजिल ग्रुप है, ये देख लीजिए आपका बेंजिल ग्रुप है, यहाँ पे CH2+ है, तो ये बेंजिल ग्रुप है। आपको पता होना चाहिए कि बेंजिल, यार ये तो एरोमेटिक है ना, क्योंकि बेंजीन तो एरोमेटिक है। और आपको पता होना चाहिए, एरोमेटिक सबका बाप होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने जब आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लिखवाया था, तो याद है मैंने बताया था सबसे ज्यादा मेसोमेरिक या रेजोनेंस का होता है। उसके बाद जैसे कार्बोकेटायन की बात करते हैं, उसके बाद +H आया था, उसके बाद +I आया था, उसके बाद -I आया था, उसके बाद -H आया था, उसके बाद -R या -M आया था। याद है, ये मैंने लिखवाया था। इनका भी बाप होता है एरोमेटिक। अगर कहीं पे एरोमेटिक आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, तो उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए? उसकी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो मेसोमेरिक रेजोनेंस का भी बाप कौन है, याद रखिएगा, एरोमेटिक वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बेंजिल केटायन काफी ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, और होती भी बहुत ज्यादा है यार। लेकिन लेकिन सुनो, साइक्लोप्रोपिल अगर आप लिखोगे ना, साइक्लोप्रोपिल मेथिल केटायन, ये देखो साइक्लोप्रोपिल, साइक्लो है, ये देखो प्रोपिल है, यहाँ पे मेथिल केटायन लगा है। तो याद रखना, एक्सेप्शनली है ना, एक्सेप्शनली है, ये एक्सेप्शन है, इसका ज्यादा होता है। आप बोलोगे सर रीजन दे देते तो मजा ही आ जाता, है ना। तो चलिए मैं रीजन देता हूँ। एक बात बताओ यार, क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री होना चाहिए था। sp3 का यही होता है, बट एक्चुअली जो एंगल यहाँ पे है 60 डिग्री है। अब बताओ, एंगल स्ट्रेन आ गया कि नहीं? एंगल स्ट्रेन आ गया कि नहीं? इसका मतलब ये जो बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है, दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे, क्योंकि एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री और है 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री के कारण यहाँ पे रिपल्सन होगा। और रिपल्सन की वजह से ये जो बॉन्ड आपको ऐसे दिख रहा है, एक्चुअली ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा दूर चला जाएगा, क्योंकि रिपल्सन की वजह से। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब रिपल्सन होने की वजह से ये भी वैसे हो जाएगा। रिपल्सन वजह से क्या होगा, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये CH2+ से ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब CH2 कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इसको दे सकता है, कार्बोकेटायन को दे सकता है। तो इससे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखो, जैसे ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बोकेटायन को दिया, तो इसका तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये देखो पूरा कार्बोकेटायन खत्म। लेकिन बेचारा यहाँ पे देखो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आ गया। क्या यही काम इधर से भी हो सकता था? हाँ जी बताओ, इधर से भी हो सकता था ना। अगर आप इधर से कराओगे तो क्या ये बनेगा, और इधर से कराओगे तो ये बनेगा। क्या डांस हो रहा है? डांस में क्या करते हैं, एक बार कमर ऐसे करते हैं, फिर एक बार कमर ऐसे करते हैं, बस ऐसे ऐसे, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक बार इधर से रेजोनेंस हो रहा है, एक बार इधर से हो रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, या फिर आप सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा किसी कार्बोकेटायन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अगर सबसे ज्यादा किसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है, वो यही होता है। 3-3 अगर आप बेंजीन लगा क्या लगा दोगे, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपिल। अगर आप लगा दोगे 3-3, यहाँ पे तो एक ही था, अगर ये 3-3 लगा दोगे तो क्या बात है, सोचो, है ना। माशा अल्लाह, मतलब जो भी समझो,
बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब काफी अच्छी स्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना। जैसे बोलते हैं ना गॉड खुदा मतलब सबसे अच्छा, है ना, वो भी आप समझ लो। तो कुल मिला के आपका ये हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल। और क्वासी एरोमेटिक, है ना, क्वासी एरोमेटिक मतलब ये इसकी भी स्टेबिलिटी काफी अच्छी खासी होती है, बट इससे भी ज्यादा ये आपकी इससे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये सब क्या क्या टर्म है, छोटे छोटे टर्म है। तो मेरा मतलब देखो, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा नॉलेज मिले, कुछ भी ना छूटे, तो ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहिए। देखो यहाँ पे देखो कौन सा रेजोनेंस होगा, क्रॉस होगा कि एक्सटेंडेड। तो ध्यान से देखिए, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो आपस में रेजोनेंस है, वैसे ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेट है। तो क्या ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये रेजोनेंस करेगा, सोचो अगर इधर वाला डबल बॉन्ड इस सीयू के साथ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आ जाएगा और यहाँ पे कार्बोनियन, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। पीछे मैंने बताया था सब कुछ। वैसे इधर से भी हो सकता था, इधर से भी कराओगे तो इधर से आ जाएगा, देख रहे हो। तो ये क्या ये क्रॉस होगा तो एक्सटेंडेड। क्या सोचो, एक बार रेजोनेंस ऐसे हो रहा है, एक बार रेजोनेंस ऐसे हो रहा है, तो ये क्रॉस होगा। सोचो, एक बार आपने रेजोनेंस ऐसे कराया, एक बार ऐसे कराया, ये तो क्रॉस हो गया, तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। अगर आपको एक्सटेंडेड देखना हो तो क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे लगा है, इधर से तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा, इधर से तो डबल बॉन्ड कोई अल्टरनेट पे कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, इसके डबल बॉन्ड में जब कोई और कॉन्जुगेशन में होता तब जाके वहां पे रेजोनेंस होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस डायरेक्ट करेगा, वैसे ये भी करेगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, लगातार कंटिन्यू रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई यहाँ पे क्रॉस नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, एक्सटेंडेड रेजोनेंस इज मोर इफेक्टिव, मतलब अगर आपको स्टेबिलिटी कभी कुछ देखना हो तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस की ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये सब देखो कुछ एग्जांपल है एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक की, तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखो कार्बोकेटायन है, मैं इस एग्जांपल को आपको एक दो बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे तो ये sp2 हाइब्रिडेशन है ही। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है, एंटी एरोमेटिक में आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। फ्री रेडिकल तो नॉन एरोमेटिक होगा ना, फ्री रेडिकल का मतलब क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तो फ्री रेडिकल तो हमेशा आपका नॉन एरोमेटिक ही होगा। यहाँ पे देखो ये sp3 है, नॉन प्लेनर होगा, है ना, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉन प्लेनर हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये कभी sp3 से sp2 बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में ही नहीं है ना। कॉन्जुगेशन बस यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके आगे कॉन्जुगेशन नहीं है, इसलिए बस ये आपका हो जाएगा। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी बताइए। अच्छा, मैंने आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताई थी, मैंने आपको कार्बोनियन की स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। चलिए एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो देखो कार्बोनियन की स्टेबिलिटी के लिए अगर आपको मैं बताऊं तो कार्बोनियन की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते थे, याद करिए, जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट होता है उसके कार्बोनियन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, ये मैंने आपको पहले से बताया था। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि जितना माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, या फिर उससे ज्यादा माइनस मतलब माइनस एच आएगा, फिर माइनस आई आएगा, उसके बाद प्लस आई आएगा, उसके बाद प्लस एच आएगा, और उसके बाद प्लस आर आएगा। क्या मैंने ये ऑर्डर आप लोगों को लिखवाया था, बिल्कुल, मतलब किसके लिए, कार्बोनियन के लिए। कार्बोकेटायन के लिए तो उल्टा होता है, बताया था कि नहीं, याद करो। ठीक है, अब देखो ये NO2 लगाता है माइनस एम, और यहाँ पे माइनस आई मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये NO2 जो है बिल्कुल CH2 के पास पास में है, कार्बोनियन के बिल्कुल पास पास में है। यहाँ पे ये NO2 मेटा पे लगा है, तो मैंने बताया था मेटा पर केवल माइनस आई होता है। यहाँ पे ये NO2 पैरा पे लगा है, तो मतलब माइनस एम भी होगा, लेकिन इसका माइनस आई जो होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस है, CH2 माइनस से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो माइनस आई कम होगा। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसको जीरो मान लेते हैं। चलो आपको बताना है कार्बोनियन की स्टेबिलिटी। कार्बोनियन की स्टेबिलिटी में क्या देते हैं, जितना ज्यादा माइनस इफेक्ट उसके कार्बोनियन की स्टेबिलिटी। चलो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा कौन, ए, क्योंकि ए में देखो माइनस आई भी मैक्सिमम है, माइनस एम तो दोनों में सेम सेम है। ए के बाद आपका आ जाएगा सी, क्योंकि माइनस एम माइनस आई दोनों है ना। उसके बाद देखो कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि बी में माइनस आई है, माइनस आई तो है कम से कम, यहाँ पर तो जीरो है, तो यानी कि इसके बाद डी आएगा। डी जीरो का मतलब NO2 ही नहीं है वहाँ पे, ना तो प्लस आई है ना तो माइनस है, उसको जीरो मान लेते हैं कुछ, है ना, जैसे मैथमेटिक्स करते हैं ना उस तरह से कुछ मान लिया करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ACBD आपका आ जाएगा, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है,
NH2 देखो कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस एम लगाता है, माइनस आई लगाएगा, बट इसका माइनस आई थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि NH2 तो माइनस आई लगाता है ना। अब बोलोगे सर कैसे माइनस आई, मैंने बताया था ना, सारे एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, उनके अलावा कुछ भी होगा वो सारे माइनस आई लगाएंगे। यहाँ पे देखो NH2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। यहाँ पे देखो NH2 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, चलो बता दो, माइनस से प्लस एम भी लगाएगा और माइनस आई लगाएगा, बट ये मिनिमम लगाएगा, मिनिमम यहाँ पे तो जीरो होगा। बताओ सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, क्योंकि आप देख रहे हो कार्बन इयान की स्टेबिलिटी, इसलिए जितना माइनस इफेक्ट ज्यादा उसके कार्बन इयान की स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि इसको हम ए माने, अगर इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। देख लीजिए बी में माइनस आई है, उसके बाद तो जीरो वाला आएगा, मतलब डी वाला आएगा। अब बताओ यहाँ पे प्लस एम ज्यादा डोमिनेट करता है, मानता हूं, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस आई मैक्सिमम है ना, तो माइनस आई मैक्सिमम का मतलब ए आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, सी वाला आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। मुझे लगता है कि काफी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आप लोग को प्रीवियस ईयर जरूर करना है यार, ये मेरी रिक्वेस्ट है ना। मुझे पता है कि इस क्रैश कोर्स को आप लोग देखोगे, अच्छे से देखोगे, है ना, और लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर करना, ठीक है ना। क्या करना है यार, आप चाहोगे तो आप 12 से 15 घंटे का वीडियो कितने दिन में कर सकते हो, 5-6 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हो अगर चाहोगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एचडी क्रिस्टन की। तो एचडी क्रिस्टन को फटाफट देखो, देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पे NO2 है। तो देखो एक बात याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको कार्बन इयान की स्टेबिलिटी बताया था, वैसे ही एचडी की स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है, एचडी की स्ट्रेंथ। एचडी की स्ट्रेंथ कभी आपको देखना हो तो फिर से वही देखना है, सबसे ज्यादा माइनस एम जिसका ज्यादा होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन इयान की स्टेबिलिटी देखते थे ना, वही एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ये बात याद रखिएगा। मतलब माइनस एम के बाद माइनस एच, माइनस एच के बाद माइनस आई, और माइनस आई के बाद प्लस आई, प्लस आई के बाद प्लस एच, और प्लस एच के बाद आ जाएगा प्लस एम आ जाएगा। ये आ जाएगा एचडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब सोचोगे, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्यों कार्बन इयान की स्टेबिलिटी जैसा ही ऑर्डर आ रहा है, क्योंकि यार देखो एसिडिटी की डिफिनेशन क्या होती है। जैसे अगर आपको पता होगा एसिडी क्रिस्टल की डिफिनेशन कभी आपको लिखना हो, एसिड कौन होता है, जो H प्लस को आसानी से डोनेट कर दे, यानी जो H प्लस को आसानी से डोनेट कर दे। अगर ये H प्लस को आसानी से डोनेट करेगा तो क्या यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, देखो कार्बन इयान बन गया कि नहीं। तो एसिड हमेशा एनायन ही बनाता है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है जो H प्लस को डोनेट करता है। ब्राउन स्टेट लॉरी ने बताया था, ठीक है। तो यानी कि H प्लस जब निकलेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव का मतलब ये कार्बन इयान बन रहा है। इसलिए जैसा आप लोग कार्बन इयान के साथ करते थे वही आपको एचडी क्रिस्टल के साथ क्वेश्चन करना है। लेकिन एक दो एक्सेप्शन है जो कि आपको रट लेना है, अभी रट लो रट लो रट लो, ठीक है। मैं इसका प्रूफ बताऊंगा, बट आपको उसको रटना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ आता है कि एचडी क्रिस्टल जैसे माइनस एम किसका ज्यादा है किसका माइनस है, सब कुछ बता दिया था। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन, कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले आप देख लो। आप ये क्वेश्चन एक्सेप्शन वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान से देखो। ये देखो NO2 है, NO2 कौन सा लगाता है, माइनस एम लगाता है, और माइनस आई इसका मैक्सिमम होगा। अब बोलोगे माइनस आई मैक्सिमम होगा, यहाँ पे तो NO2 मेटा पर है तो केवल माइनस आई लगेगा, यहाँ NO2 पैरा पर है तो माइनस एम भी लगेगा, और माइनस आई इसका मिनिमम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस इसका काफी है, ठीक है। अब बोलोगे सर माइनस सबसे ज्यादा इसका है, इसका मतलब इसके कार्बन इयान की स्टेबिलिटी मतलब एचडी क्रिस्टल सबसे ज्यादा ए का होना चाहिए, यही तो बोलोगे। बट यहाँ पे ए का नहीं होगा, आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था ACB, यही होना चाहिए था, बट ये गलत है। फिर एक्चुअल ऑर्डर क्या होता है, CAB होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे, ये क्या कर दिया, कैसे कर दिया, बताइए। तो सुनो, क्या यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैंने बताया था कि एसिड का डिफिनीशन याद करो। एसिड का डिफिनीशन क्या होता है, जो अपना हाइड्रोजन H प्लस आसानी से डोनेट कर दे। लेकिन ये बताओ, क्या अपना ये जो आपका हाइड्रोजन है, क्या अपना H प्लस आसानी से डोनेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा पता है, क्योंकि जो NO2 पास में बैठा है, जो आर्थो पर NO2 बैठा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा रहा है। अब बताओ, अगर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो क्या ये आसानी से निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। इसलिए सी हो जाएगा सबसे ज्यादा, है ना। अब तो ये नहीं हुआ तो इसका, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। आप बोलोगे क्यों सर नहीं होगा, क्योंकि NO2 तो काफी दूर है ना, OH से काफी दूर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा C, उसके बाद A, उसके बाद B आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में और ये लिखा हुआ है, ये भी आपके डायरेक्ट पूछ सकता है नीट और जेई में। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर आपसे ऑर्डर पूछेगा तो कैसे करोगे, याद रखना बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। एक बात याद रखना, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा, इंट्रा नहीं, इंटर, क्या इंटर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो,
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पैरा नाइट्रोफिनॉल है और आर्थो नाइट्रोफिनॉल है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल और आर्थो। तो देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ये आपका फिनॉल है, यहाँ पे OH लगा दो, पैरा पे नाइट्रो लगा दो। आर्थो नाइट्रोफिनॉल कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखेंगे, आप बोलोगे सर इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्या ये इंट्रा है, क्या ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप बोलोगे कैसे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा है, क्योंकि मैंने बताया था एक ही मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। यहाँ पे देखो इंट्रा तो नहीं है, लेकिन क्या इसी तरह का एक OH और होगा, एक नाइट्रोफिनॉल और होगा, एक और पैरा ऐसे नाइट्रोफिनॉल होगा, मतलब यहाँ पर OH होगा, इस हाइड्रोजन का इसके साथ होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हो रहा है, कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करती है, इंटर पे या इंट्रा पे। तो अभी मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, इसलिए पैरा नाइट्रो वाले का आर्थो वाले से ज्यादा होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसिडिक। अच्छा आप बोलोगे सर यार ऐसे इतना कंफ्यूज कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है नाइट्रोफिनॉल में वही सेम ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि मैंने बताया था ना एसिडिक स्ट्रेंथ में पैरा वाले का ज्यादा होता है। देखो पैरा वाले का क्या था, आर्थो वाले से ज्यादा था, सी वाले का ए से ज्यादा था ना, बताया था कि नहीं। तो बस वही जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, ऐसे याद रखना एग्जाम के लिए, वही बॉइलिंग पॉइंट इसका भी होता है। मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बताइए सभी लोग, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एक्सेप्शन की, तो फटाफट देखिए एक्सेप्शन क्या है ना। एक्सेप्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। जब आप देखोगे ना तो एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, एक एक्सेप्शन मिलेगा बेसिक स्ट्रेंथ में। तो एक्सेप्शन सुन लो, जो उसको याद कर लेना, अभी मैं आपको रीजन भी दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखिए आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट को हम लोग एक नाम और देते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। ये क्या है सुनिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे आर्थो पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था। अगर आपसे मैं एक्सपेक्टेड ऑर्डर पूछूंगा तो CH3 यहाँ पे देखो प्लस H लगा रहा है, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस H इफेक्ट लगा रहा है, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। आप बोलोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ को तो प्लस H कम कर देगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस देखते हैं, यानी कि प्लस तो कम हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर A ग्रेटर देन B होना चाहिए था आपके हिसाब से, बट ये गलत है, ये गलत है। एक्चुअल ऑर्डर होता है B ग्रेटर देन A। आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। तो चलिए इसका मैं आपको रीजन देता हूं कि आखिर B का A से ज्यादा क्यों हो गया। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जो H+ आसानी से डोनेट कर देगा। चलो मान लो ये COOH अपना H+ डोनेट कर दिया और ये बना दिया अपना एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और एक डबल बॉन्ड O आ गया, इस तरह से लिखोगे और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आर्थो पर CH3 होता है ना, जब आर्थो पर CH3 होता है तो ये COO माइनस के साथ क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्सन करेगा, क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और रिपल्सन की वजह से ये क्या कर सकता है, रोटेट कर जाता है। ये जो आपको CO माइनस दिख रहा है ना, ये रोटेट कर जाता है, मतलब पहले ये प्लेनर था, अब ये क्या बन जाता है, नॉन प्लेनर बन जाता है। अगर नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि नॉन प्लेनर में कभी भी रेजोनेंस नहीं होता। अब ये नेगेटिव चार्ज कभी भी इस रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, मतलब ये नेगेटिव चार्ज अगर रेजोनेंस करेगा तो ये आपस में करेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ करेगा, मतलब आपस में करेगा। अब बताओ कौन सा रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, बताओ कौन से कार्बन इयान की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ, एक लिखा है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O माइनस, और एक मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मान लो बेंजीन रिंग है, यहाँ पे लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O और O माइनस। बताओ यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन जो है इस रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इस वाले की ज्यादा होगी। कैसे, क्यों ज्यादा होगी पता है, क्योंकि यहाँ पे जब रेजोनेंस होता है ना, तो रेजोनेंस होने की वजह से जो निगेटिव चार्ज आता है वो ऑक्सीजन पर आता है, बट यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करता है तो जो निगेटिव आता है वो कार्बन पर आता है। अब आप बताओ कार्बन पर निगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऑक्सीजन वाला अगर ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कार्बन इयान की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो जब रिपल्सन होता है ना, तो ये जो निगेटिव चार्ज आता है ना, ये नीचे रेजोनेंस नहीं कर पाता, केवल कहाँ करता है, ऊपर करता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ ये होगा, तो देख लीजिए कहाँ कहाँ होगा। इट शुड बी बल्कि, है ना, ये जो ग्रुप लगा होना चाहिए वो बल्कि।
जैसे COH हो गया, ये आपका बल्कि ग्रुप है, तो COH हो गया, COR हो गया, COS हो गया, मतलब कुछ भी आ जाए, इनमें से जितने ग्रुप लिखा है ना, इनमें से कुछ भी आ जाए, और अगर इनके आर्थो पर अगर आप कोई ग्रुप लगा दोगे तो वहां पर आपका स्टेरिक मतलब SIR इफेक्ट बोलो या फिर आर्थो इफेक्ट वहां पे लगेगा। मतलब मतलब आप दो ही याद रखिएगा, एक तो ये COH याद रखिएगा, एक NO2 याद रखिएगा, और नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये COH और NO2 पूछेगा। अगर COH और NO2 के आर्थो पर कुछ भी लग जाए, याद रखिएगा, उसका कुछ भी लग जाए ना, तो याद रखिएगा उसका क्या होता है, एचडी क्रिस्टन ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, कंपेयर द एचडी क्रिस्टन, यहाँ पर COH है, यहाँ पर आर्थो पर CH3 लग गया, यहाँ पर दो CH3 लग गया, तो यहाँ पे ज्यादा SIR इफेक्ट होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एचडी क्रिस्टन होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड तो A का होना चाहिए था, बट यहाँ पे C का होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्थो इफेक्ट की वजह से, तो C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वैसे यहाँ भी देख लो, आप बोलोगे फ्लोरीन सर -I इफेक्ट ज्यादा था, तो इसका तो ज्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे देखो बल्कीनेस आ गया ना, तो जितना, हाँ ये भी याद रखिएगा, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, सोचो जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा, क्या COH के साथ रिपल्सन उतना ज्यादा करेगा, और उतना ज्यादा रिपल्सन करेगा, इसलिए उसकी एचडी क्रिस्टन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो C ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी रिपल्सन है, बट फ्लोरीन छोटा है ना, उतना ज्यादा रिपल्सन नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्सन के लिए क्या चाहिए, बल्की ग्रुप चाहिए। तो याद रखिएगा, भले इसका -I इफेक्ट ज्यादा है, बट इसकी एचडी क्रिस्टन सबसे क्या है, कम है। याद क्या रखना है आपको, फाइनली याद क्या रखना है, अगर बेंजोइक एसिड है या नाइट्रोबेंजीन है, अगर उसके आर्थो पर कुछ भी लगा होगा, तो याद रखिएगा उसकी एचडी क्रिस्टन क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे देख लो 3 NO2 लगा है, 3 -M लगा है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, एचडी क्रिस्टन सबसे ज्यादा हो जाएगी इसका। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो -M सबका लगा है, तो -M का मतलब एचडी क्रिस्टन तो बढ़ाता ही है, तो सबसे ज्यादा इसका, तब इसका, तब इसका, तब इसका, तब इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं बेसिसिटी की। ठीक है, बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी का मतलब जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे, है ना। आपने पढ़ा होगा लीव्स बेस का डेफिनेशन, लीव्स बेस कौन होता है, जो अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लीव्स बेस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये वाला बेस है और ये वाला, कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सिंपल सी बात है यार, ये लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, ये डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर ऑलरेडी रेजोनेंस कर रहा है डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, अल्टरनेट पर है, इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, ये मतलब करेगा, और ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे आपकी एचडी क्रिस्टन का होता है ना कि S+ को जो आसानी से डोनेट कर दे, वो उसकी एचडी क्रिस्टन ज्यादा होती है, उसी प्रकार बेसिक क्रिस्टन में क्या होता है, जो लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर दे, उसकी बेसिसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे देखो जैसे लोन पेयर था, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे किसी के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ये आसानी से अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो लोन पेयर है, यहाँ पर भी देखो लोन पेयर है, ये देखो sp3 है ना, sp3 है, और यहाँ पे देखो sp2 है। आप बोलोगे सर ये लोन पेयर तो रेजोनेंस कर रहा है, यही तो बोलोगे, नहीं ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, मैंने बताया था ना, क्योंकि रेजोनेंस ऑलरेडी ये तीनों पाई बॉन्ड कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है। नॉन कॉन्जुगेटेड ये भी है, नॉन कॉन्जुगेटेड ये भी है। अब आपको क्या देखना है, परसेंटेज S करेक्टर देखना है। परसेंटेज S करेक्टर याद रखिएगा प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये बात याद रखिएगा, जो परसेंटेज S करेक्टर होता है वो प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल, यानी कि जिसका परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा, जिसका परसेंटेज S करेक्टर कम उसकी एसिडिटी कम। बताओ परसेंटेज, यहाँ पे जब आपने नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकालोगे तो sp3 आएगा, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड इसके पास है ही नहीं, तो sp3 आ जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन और 2 सिग्मा। sp3 का मतलब परसेंटेज S करेक्टर 25 होगा, यहाँ पे परसेंटेज S करेक्टर 33.33 होगा, यानी कि परसेंटेज S करेक्टर इसका कम है। और अगर इसका परसेंटेज S करेक्टर कम है तो क्या होगा बताओ, अगर इसका परसेंटेज S करेक्टर कम है तो क्या हो जाएगा बताओ, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज S तो किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें यहाँ पे देखो लिखी है, बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, परसेंटेज P करेक्टर पे, मतलब यस कम होगा तो P ज्यादा होगा, ऑटोमेटिक मतलब हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है sp का सबसे ज्यादा होता है, फिर sp2 का, फिर sp3 का, मतलब जितना S करेक्टर ज्यादा होता है उसका परसेंटेज S करेक्टर उतना ज्यादा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो लोन पेयर किसी के साथ रेजोनेंस नहीं है, आसानी के साथ ये डोनेट कर सकता है। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस कर लिया, यहाँ पे लोन पेयर और ज्यादा रेजोनेंस कर लिया,
तो बेसिसिटी का अगर आपको ऑर्डर देखना हो सबसे ज्यादा ए, फिर बी, उसके बाद सी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर देखिए रेजोनेंस कर रहा है, बट यहाँ पे लोन पेयर दो रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, इसका मतलब ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा इसके कंपैरिजन में, यानी ए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे सब कुछ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको प्लस या माइनस एम देखना है, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, बट यहाँ पे सीएचओ कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस एम। मैंने बताया था कि बेसिसिटी में आपको हमेशा कार्बो, जैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते थे वैसे बेसिसिटी होती थी, है ना, बेसिसिटी देखते हैं, यानी कि सीएचओ तो माइनस एम लगा रहा है, तो माइनस एम क्या करेगा, बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा। एक बात याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, चाहे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो, चाहे कार्बेनियन की स्टेबिलिटी लिखो, कार्बेनियन की स्टेबिलिटी जो निगेटिव चार्ज वाला बताया था ना, वो दोनों एक ही जैसा होता है, मतलब माइनस एम ग्रेटर देन माइनस एच ग्रेटर देन माइनस आई, ये वाला पूरा। ठीक है, और अगर आपको बेसिसिटी लिखना हो, क्या लिखना हो, बेसिसिटी लिखना हो, या फिर अगर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी लिखना हो, ये दोनों ऑर्डर एक जैसा होता है, मतलब सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा प्लस एम का, फिर प्लस एच का, फिर आपका हो जाएगा प्लस आई का, इस तरह से ये पूरा ऑर्डर हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पर भी देखो लोन पेयर, बट यहाँ पे लोन पेयर सीओ के साथ रेजोनेंस कर रहा है, सीओ मतलब समझ रहे हो, ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा, यानी कि ये ज्यादा रेजोनेंस डोमिनेट करेगा। इसका मतलब क्या ये लोन पेयर नहीं दे पाएगा, मतलब इसके कंपैरिजन में ये लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब ये लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, यहाँ पे रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव आएगा। इसका मतलब ए की बेसिसिटी बी से ज्यादा होगी, क्योंकि ए में लोन पेयर उतना ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं कर रहा है, तो लोन पेयर आसानी से ये डोनेट कर सकता है इसके कंपैरिजन में। सब कुछ कंपेयर कर रहे हैं, बाकी ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये एलिफैटिक है, एलिफैटिक वाले का ज्यादा ही होगा, ये तो आसानी से डोनेट करेगा, तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी वाला हो जाएगा। चलिए यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये कुछ क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको कर लीजिएगा, है ना, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानते रहिएगा। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, है ना, कुछ चीजें बताना चाहता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। एक एक्सेप्शन होता है इसमें, एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये क्या होता है इसको ध्यान से सुनो। जैसे आपको मैंने SIR बताया था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR हम लोग देखते हैं, याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ में, और SIP इसको क्या बोलते हैं, SIP इफेक्ट बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। और ये हम लोग देखते हैं कहाँ पे, याद रखिएगा, कहाँ पे देखते हैं, याद रखिएगा, ये हम लोग देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ में। किसमें देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई एसिड क्या करता है, जो H+ को जितने आसानी से डोनेट कर देता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है, और जो H+ जितने आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, क्या उसका बेसिक उतना ज्यादा होगा, होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो याद रखिएगा कि जो H+ जितने आसानी से H+ को एक्सेप्ट कर सकता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे देखो एनिलीन है, तो ये एनिलीन है, तो एनिलीन क्या कर रहा है, H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे H+ को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, चलो मान लेते हैं आर्थो पर आपने CH3 लगा दिया, अगर आर्थो पे आप CH3 लगा दोगे, बताओ क्या ये H+ को एक्सेप्ट कर पाएगा, नहीं। इट्स टेंडेंसी टू प्रोटोनेट डिक्रीजेड ड्यू टू आर्थो रिपल्सन, है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। अरे यार रिपल्सन कर रहा है तो क्या ये H+ को आने देगा, H+ को एक्सेप्ट करने देगा, नहीं करने देगा ना, क्योंकि पहले आपके पास क्या था, एनिलीन था। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, एनिलीन था, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे देखो CH3 है, आर्थो पे लगा है, बताओ क्या ये H+ को आसानी से एक्सेप्ट करने देगा, नहीं, क्योंकि ये रिपल्सन लगा रहा है, तो ये H+ को एक्सेप्ट नहीं करने देगा। इसलिए याद रखिएगा इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। आर्थो इफेक्ट की वजह से, वहां पे आर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था, याद करिए, एसिडिटी इंक्रीज हो रही थी, बट बेसिसिटी याद रखिएगा डिक्रीज होती है। मेरी बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पे SIP इफेक्ट अगर लग गया कहीं पे, तो एनिलीन में हमेशा बेसिसिटी एनिलीन में ही देखेंगे, याद रखिएगा। यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, बस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा D का हो जाएगा। अच्छा इसमें अगर आपको ऑर्डर बताना है तो यहाँ पे तो SIP है, इसका तो भाई साहब का सबसे कम हो जाएगा, देख लो ना, सबसे कम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे देखो CH3+I लगाएगा, क्योंकि ये मेटा पर है तो केवल इंडक्टिव लगाएगा। यहाँ पर ये पैरा पर है तो +I भी लगाएगा और +H भी लगाएगा। अब बताओ सबसे ज्यादा D का हो जाएगा, सबसे ज्यादा D का होगा, उसके बाद C का हो जाएगा +I, उसके बाद A का आ जाएगा, और SIP वाले का तो सबसे कम हो जाएगा। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे देख सकते हो, ठीक है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए कुल मिला के आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है ना। चलिए जितना मैंने आपको बताया था ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी देखो SIP आ गया ना, NH2 के आर्थो पर कुछ भी आ जाए तो याद रखिएगा। SIP को याद कैसे रखोगे, अगर NH2 जैसे वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना आप लोग, जैसे COOH और ये आता था, मैंने आपको बताया था क्या, NO2,
इन ये दोनों कौन सा इफेक्ट लगाते थे, याद करिए, SIR लगाते थे। और अगर एनिलीन होगा तो याद रखिएगा ये SIP लगाता है ना। अगर इसके आर्थो पर आप किसी ग्रुप को लगा दोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे NO2 लगा दिया, तो ये SIP लगाएगा, और SIP की वजह से इसकी जो बेसिसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यश प्लस को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अगर आप मेथिल वेथिल लगा दोगे तो इसकी एचडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी। क्यों बढ़ जाती थी? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस अब जो होता था वो मोर इफेक्टिव होने लगता था, जिसकी वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी और इसके एचडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता था। सब कुछ क्लियर हो गया? बस इतना ही याद रखना है आपको, इससे ज्यादा आपको नहीं याद रखना है। मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट। और भी सारी चीजें आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और भी सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा है, एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज्यादा बताओ एसिडिटी, इसका माइनस एम होगा, माइनस एम होगा, ये देखो माइनस आई होगा, और यहाँ पे देखो प्लस एच होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा आपका माइनस आई वाला, मतलब माइनस एम वाला, मतलब चौथा होगा, उसके बाद थर्ड होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, तो फोर्थ थर्ड फर्स्ट, और यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए एक लास्ट टॉपिक बचा है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, काफी पूछा जाता है ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, है ना, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आपसे पूछा जाता है। ये लास्ट टॉपिक है जीओसी का, इसके बाद हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों आपका पूरा क्रैश कोर्स चलने वाला है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा ये क्रैश कोर्स। भले ही इसमें 1.5-2 घंटे लग गए, लेकिन 2 घंटे कम से कम लग गए होंगे, लेकिन ये क्रैश कोर्स काफी मैंने मेहनत से बना रहा हूँ, तो मतलब कि ताकि आपको 100% स्कोर कर सको, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, आगे आ जाइए, आगे फटाफट आ जाइए, देख लीजिए फटाफट इसमें कैसे हम लोग रेजोनेंस की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अगर आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो आप उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, रेजोनेंस विथ नो चार्ज, याद रखिएगा जिसके पास जितना ज्यादा, अगर जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो पहले आपको यही याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर चार्ज आ गया, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। पहला रूल क्लियर है, पहला रूल क्लियर है कि नहीं, बताओ, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक आप देखा करो ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो ना, ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट हो जाए, अगर यही याद रखोगे तब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर जाओगे, ये मेरा 100% श्योर मैं बोलता हूं कि ऑक्टेट जितना इनकम्प्लीट होगा, जैसे यहाँ पे देखो CH प्लस है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, इस कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। यहाँ पर तो सभी का ऑक्टेट क्या था, कंप्लीट था, तो इसलिए A ग्रेटर देन B, क्लियर हो गया। फिर देखो रेजोनेंस विथ मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा याद रखिएगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब यहाँ पे देखो जब लोन पेयर यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है, देख रहे हो, और यहाँ पे तो ये बेचारा यहीं तक कर पा रहा है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी B वाले की A से क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब जितने दूर तक रेजोनेंस होगा, जितना रेजोनेंस ज्यादा दूर तक होगा, ज्यादा A तक होगा, उसकी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो द नेगेटिव चार्ज ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल रेजोनेंस, याद रखिएगा अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, B वाले की स्टेबिलिटी A से ज्यादा होगा। ये भी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है यार, क्योंकि आप इसका रीजन क्या दोगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। रेजोनेंस स्ट्रक्चर विथ अपोजिटली चार्ज एट लेसर सेपरेशन, याद रखिएगा प्लस माइनस जितना पास पास होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगा। आप खुद सोचो, अगर प्लस प्लस को आपने पास पास कर दिया या माइनस माइनस को आपने पास पास कर दिया, क्या इसके बीच रिपल्सन होगा, प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा या माइनस माइनस के बीच रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर प्लस माइनस पास पास होगा तब तो अच्छा होगा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आपको क्या याद रखना है, प्लस प्लस अगर पास पास या माइनस माइनस पास पास, मतलब सेम चार्ज अगर पास पास होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई थिंक। यहाँ पे देखो प्लस माइनस पास पास है, यहाँ प्लस माइनस दूर दूर कर दिए, यहाँ भी प्लस माइनस पास पास है, तो ये दोनों तो एक ही है, B और B डैश की स्टेबिलिटी तो सेम होगी। उसी प्रकार C और A डैश की स्टेबिलिटी, A और A डैश की स्टेबिलिटी देखो सेम ही होगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो। बाकी इसकी स्टेबिलिटी C वाले की सबसे कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया, इसलिए C की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने बताया था कि अगर 2 नेगेटिव चार्ज पास पास हो जाएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। रेजोनेंस विद सिमिलर चार्ज
एट ग्रेटर सेपरेशन इज मोर स्टेबल, यानी कि यहाँ पे तो मैंने उल्टा लिख दिया है, ऐसे होगा ना कि जितना ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको बना सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव जितना डिस्टेंस पर होंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसका कोई उतना यूज नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको बस एक रूल याद रखिएगा। अब मुझे लगता है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऑक्टेट से ही आएगा। जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, याद रखिएगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। क्लियर है क्या? बाकी सारा रूल्स मैंने लिख दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लीजिए। ये देख लीजिए, प्लस माइनस देखिए, पास पास है। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट किसका इनकम्प्लीट है? जैसे देखो, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और किसी का है क्या? हाँ, इस कार्बन का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि बी और डी का स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये बात आप लोग मान के चलते हो ना, बी और डी का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो बी और डी सबसे लास्ट में आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब ए और सी में अगर आपको कंपेयर करना हो तो देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कार्बन पे है। बताओ, मैंने बताया था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि ए का सबसे ज्यादा होगा, फिर सी का होगा, तो ए सी हो गया। बी और डी में अगर आपको कंपेयर करना हो तो फिर से देखो, नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, यानी कि बी का ज्यादा होगा, फिर डी का होगा, यानी कि यही आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया सबको? बोलो जी, क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा था, समझ में आ गया सारी चीजें? ठीक है, अब देखो लास्ट लास्ट है, ये आपका लास्ट है फ्राइज रूल। फ्राइज रूल क्या होता है फटाफट देख लीजिए। फ्राइज रूल एप्लीकेशन ओवर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड है ना। इसमें क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर नंबर ऑफ बेंजेनॉइड रिंग इज मोर स्टेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसमें अगर ध्यान से देखो, कितने बेंजीन रिंग है? केवल एक ही बेंजीन रिंग है। यहाँ पे देखो दो दो बेंजीन रिंग है, एक तो इधर से भी है, एक इधर से भी है, तो दो दो बेंजीन रिंग है। इसका मतलब बी का ए से ज्यादा स्टेबल होगा। मेरी बात क्लियर है? मतलब बी का ए से ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा समझ में आया? क्योंकि इसमें दो दो बेंजीन रिंग है, एक इधर से भी है, एक इधर से भी है, बट यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर तो एक ही है ना। तो इसका मतलब बी ग्रेटर देन, बाकी ए और सी तो एक ही है, ए और सी को आप कंपेयर करो तो एक ही है, यानी कि बी ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू सी। यही होता है फ्राइज रूल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सारी चीजें हम लोगों ने कर ली। मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड अरेंज फ्रॉम ग्रेटर कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू लोअर? बताओ फटाफट, किसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ये तो देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो सबसे ज्यादा होगा, ए ग्रेटर। उसके बाद देखो सी, बी और सी में देखो, बी में निगेटिव चार्ज देखो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि बी का ज्यादा होगा या सी का ज्यादा होगा? आप सोच के बताइए, बी का ज्यादा होगा या फिर सी का ज्यादा होगा? ए के बाद आपका सी आ रहा है और सी के बाद आपका बी आ रहा है, तो सी का ज्यादा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। देख लीजिए, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया ना। वैसे आप बोलोगे तो प्लस माइनस कम डिस्टेंस पर था, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा ऑक्टेट जरूर देखिएगा। यहाँ पे तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है बेचारा ना। तो बेचारा यही जो बी वाला है, इसी का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी कि ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी आ जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। फाइनली हमारा जीओसी कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप खुद सोचो, कितना देखने के बाद क्या आपको लगता है कि जीओसी में कुछ भी आपका छूटेगा? नहीं छूटेगा ना, ये श्योर है, 100% श्योर होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा। 299 में, मात्र 299 में आपको पूरा पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, और चैप्टर जो आने वाले उनके पीडीएफ और अच्छे से लिखे गए हैं। ठीक है ना, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक की पीडीएफ आपको पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ऐड की गई है, तो वो भी आपको मिल जाएगा मात्र 299 में। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू।